Hi everyone, my name is Tamana Chaudhary. Welcome to NEET Adda 247. I'm your physics educator for NEET UG. स्वागत है आप सबका फिजिक्स महाप्रलय क्रैश कोर्स की एक और क्लास में जो नीट 2024 के लिए हो रही है। एक ऐसा क्रैश कोर्स जिसके अंदर आप सारी की सारी फिजिक्स को मेरी हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके अंदर डिटेल क्लासेस हैं, डीपीपीज आपको मिलती हैं और हर चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट हो रहे हैं। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये बच्चों इसकी दूसरी क्लास है इस चैप्टर के ऊपर। पहली क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, अगर किसी बच्चे ने मिस की है वो वाली क्लास तो जो लिंक है फर्स्ट पार्ट का और फ्लूइड मैकेनिक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। पहले उसको कंप्लीट करो, फिर ये वाले सेकंड पार्ट को कंप्लीट करना जिसके अंदर मैंने बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एक्सेस प्रेशर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और कैपिलरी राइज को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खूब सारे क्वेश्चंस की हेल्प से पढ़ाया है। इस क्लास का जो पीडीएफ है और फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर जो मेरे हैंडपिक्ड क्वेश्चंस की डीपीपी है वो आपको नीट अड्डा 247 के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए, अगर आपको इस सेशन की हेल्प से फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से समझ आए तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। सो स्टार्टिंग विद द बर्नौलीज थ्योरम एंड स्टार्टिंग विद द क्लास इन 3, 2, 1। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं बर्नौलीज प्रिंसिपल की बात करूं तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो मुझे जब भी कोई भी फ्लूइड अगर एक पाइप में फ्लो कर रही है ना, तो किस पॉइंट के ऊपर क्या प्रेशर है, उस पॉइंट के ऊपर उस जो फ्लूइड है उसकी क्या वेलोसिटी है, ठीक है, और वो जो है ग्राउंड से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आई एम वेरी श्योर तुम्हें कुछ नहीं समझ आया होगा। जैसे कि मानो बच्चों अगर मैं बोलूंगी एक बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो अगर एक बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा इसका मतलब क्या, उसकी मैकेनिकल एनर्जी नहीं चेंज होगी, है ना। तो क्या मैं बोल दूं कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा मतलब एक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। इसका मतलब हाफ mv² प्लस mgh वो मेरा सेम रहेगा। अगर मानो मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल के बेसिस के ऊपर बताती हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि जैसे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं बॉडीज के लिए हम लोग जैसे ये इन इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं। मानो अगर सेम चीज मुझे फ्लूइड पार्टिकल्स के लिए करनी हो तो उसी तरीके से मैं तुम्हें यहाँ पर बोल रही हूँ, डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये आ जाता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल ये बोलता है जो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है, फ्लूइड की प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी हो सकती है, गैस की भी होती है, पीवी। डू यू ऑल रिमेंबर, अगर एक गैस पी के प्रेशर के ऊपर हो और मानो तुम डेल्टा वी का वॉल्यूम चेंज लेके आओ तो वर्क डन आता है। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी होगी पी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी, मतलब एनर्जी कितनी थी, पीवी। तो वहां पर जैसे हम लोग गैसेस के लिए डिफाइन करते हैं, यहाँ पर फ्लूइड्स के लिए भी एक प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। फिर एक आ जाती है काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv², और उसी तरीके से एक मेरे पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के लिए ये जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है कि अगर बॉडी के ऊपर कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स लगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है, तो उसी तरीके से मैं ये बोल रही हूँ दैट फॉर एनी टू पार्टिकल्स, फॉर एनी टू फ्लूइड पार्टिकल्स, ये वाला जो सम है, for any two fluid particles where m is the mass of the fluid particle, obviously बात है, this is the mass of the fluid particle। तो ये जो सम है ना बच्चों, ये जो सम है वो सम कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब तुम खुद सोचो हम कहाँ पे यार फ्लूइड का पार्टिकल वगैरह निकालेंगे। अगर कोई और लिक्विड अगर फ्लो कर रही है तो हम क्या उसके मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे होंगे? नहीं भाई, तो हमें मास वास नहीं चाहिए। तो हम जब फ्लूइड से डील करते हैं तो मास वास नहीं करेंगे हम, यहाँ पर मास को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। तो अभी देखो अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाता है प्रेशर प्लस मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, ये mgh मेरे पास आ गया ρgh। तो आई कैन से किन्हीं भी दो पॉइंट्स के लिए, अब मैं पार्टिकल की बात नहीं कर रही, है ना, क्योंकि यार दो पार्टिकल्स के लिए चीजों को सेम करना बहुत औखी बात है, हमें मास ऑफ द पार्टिकल वगैरह निकालना पड़ेगा। दो पॉइंट्स के लिए किसी चीज को सेम करना फिर भी कन्वीनियंट है, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों पॉइंट के ऊपर ये प्रेशर है, ये तो डेंसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये डेंसिटी है, ये हाइट है। मैं अब तुम्हें बता रही हूँ बर्नौलीज का प्रिंसिपल क्या है। सो whenever a laminar fluid is flowing, the sum of pressure, kinetic energy density मतलब kinetic energy divided by volume
and potential energy density, which is potential energy divided by volume, will be same for all the points. मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई ये मेरे पास इस तरीके से पाइप है, तो मानो अगर मैं इन दोनों पॉइंट के ऊपर बर्नौलीज लगाना चाहूं तो मैं बोल दूंगी कि दोनों पॉइंट सेम फ्लूइड फ्लो में है, मतलब जो बर्नौलीज इक्वेशन पहले वाले पॉइंट के लिए है वही बर्नौलीज इक्वेशन दूसरे वाले पॉइंट के लिए है। तो पहले वाले पॉइंट के लिए बर्नौलीज इक्वेशन आ गई, पहले वाले पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है, पहले वाले पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है, प्लस पहले वाले पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है। दूसरे वाले पॉइंट के लिए बर्नौलीज इक्वेशन आ गई, दूसरे वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है, दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है, दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है। एक बार जरा सा देखो, बर्नौलीज प्रिंसिपल बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आई डोंट नो क्यों तुम्हें नहीं लगेगा, ये चीज की मैं गारंटी देती हूँ, तुम बस सुनते जाना, हौली हौली समझते हैं इसको। इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल पाइप ले लूं, ये देखना नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की ये पाइप है। अभी तुमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे तुम लोग इस डायरेक्शन में मूव करोगे, हाउ विल, पहला क्वेश्चन, प्रेशर चेंज, हाउ विल velocity of the fluid change, how will potential energy density change? So this is the question. एक एक करके हमें इसको क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर बेसिकली हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल पाइप के ऊपर थोड़ी लगा रहे हैं, हम बर्नौलीज प्रिंसिपल इस फ्लूइड के ऊपर लगा रहे हैं जो इस पाइप के अंदर मूव कर रही है ना। तो क्या मैं बोल दूं कि भाई जब मैं यहाँ पर इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड फ्लो में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अभी जब मैं इस पाइप में, ध्यान से देखना, अभी जब मैं इस पाइप में यहां से लेके यहां तक ऐसे जा रही हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। तो यहां पर तो आ गया भाई, इसका आंसर आ गया इंक्रीज। ठीक है, अब एक बार जरा सा सी वाले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेशर की पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कैसे चेंज होगा। तो बच्चों हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी रो जी एच होती है, तो तुम पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को कहीं से भी डिफाइन कर लो। तुम्हें एक हाइट चाहिए ना, तो हाइट को मेजर करने के लिए ग्राउंड तो तुम्हें लेना पड़ेगा ना। तो मानो अगर मैं बोलूं कि भाई ये मेरा ग्राउंड है, तो तुम देख नहीं पा रहे हो बच्चों कि जितनी हाइट के ऊपर ये पॉइंट है, उतनी हाइट के ऊपर ये भी पॉइंट है, उतनी हाइट के ऊपर ये भी पॉइंट है, क्योंकि ये जो हाइट है ये इसके ऊपर नहीं डिपेंड करती कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो पाइप का सेंट्रल पॉइंट है वो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो तुम देखो ना, दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप। तो अगर सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप अगर ग्राउंड से पैरेलल है, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है, इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज। सो कैन आई से दैट फॉर अ हॉरिजॉन्टल पाइप, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन ये कि अगर मानो कभी भी मेरे पास हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसका मतलब जिसकी जो सेंट्रल लाइन है ग्राउंड से पैरेलल हो, तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी सारे पॉइंट्स के लिए सेम रहेगी। तो इसका कंक्लूजन क्या है, फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर। अब यहाँ पर बच्चा पार्टी, अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर कि प्रेशर किस तरीके से चेंज करेगा। तो क्या मैं बोल दूं कि अगर मानो मैं बर्नौलीज इक्वेशन को लगाऊं कि मानो मैं यहाँ पर इस तरीके से 1 पॉइंट ले लूं, इसको मैं 2 पॉइंट ले लूं, तो मैं बोल सकती हूँ कि दोनों वाले सिनारियो में जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो यहाँ पर सेम होने वाला है। अब पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी भी सेम है, तो आई कैन से पहले वाले पे जो प्रेशर है प्लस पहले वाले पे जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है, इट इज इक्वल टू दूसरे वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है प्लस दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है ना। तो वो जो रो जी एच वाला टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड पे सेम था, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, चाहती तो मैं लिख सकती थी ना। ये लोग यहाँ पर मैंने लिख दिया रोजी कैपिटल एच, यहाँ पर मैंने लिख दिया रोजी कैपिटल एच, अब ये कैंसिल आउट हो गया। तो अभी तुम लोग बच्चों फिर यहीं से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या मैं नहीं बोल सकती कि ये वाले पाइप के लिए प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी सेम है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूं, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर की वैल्यू फिर डिक्रीज होनी चाहिए। तो प्रेशर की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। दिस इज वेरी जेन्युइन। अगर मैं बोल रही हूँ a प्लस बी कॉन्स्टेंट है,
लेट अस से a प्लस बी 10 है, तो वो 9 प्लस 1 होगा, वो 8 प्लस 2 होगा, वो 7 प्लस 3 होगा, वो 6 प्लस 4 होगा। तो तुम देखो अगर b की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो e की वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है ना, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पर भी एक छोटा सा कंक्लूजन ले सकती हूँ। आई वोंट स्टिक टू दिस कंक्लूजन, लेकिन मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन ले सकती हूँ कि भाई मानो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वहां पर वेलोसिटी कम होगा, और किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी कम है तो वो वाले पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। तुम चाहे भूल जाओ इस कंक्लूजन को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई एम होपिंग यहाँ से तुम्हें बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा और पता लगा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन की, तो तुम देख पा रहे हो कि कैसे हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए ये भी कांस्टेंट हो जाता है। तो आई कैन से किसी भी दो पॉइंट के लिए ये वाला जो सम है वो कांस्टेंट होगा। अपनी कैलकुलेशन में मैं कुछ इस तरीके की चीजें कर सकती हूँ। जैसे कि मानो अगर मैं बच्चों तुम्हें यहीं पे एक क्वेश्चन देना चाहूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि भाई पहले वाले पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है इट इज 1000 पास्कल्स, दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर पूछा हुआ है। ठीक है, देख लो एक बार, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पहले वाले पॉइंट का वो 10 मीटर स्क्वायर गिवन है, दूसरे वाले पॉइंट का जो एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर गिवन है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वाली वैल्यू भी गिवन है कि भाई यहाँ से जब फ्लूइड फ्लो करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने तुम्हें बोला कि इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल पाइप है और इस हॉरिजॉन्टल पाइप में इस तरीके से जो फ्लूइड है वो फ्लूइड फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड फ्लो कर रही है उसकी डेंसिटी में भी तुम लोगों को प्रोवाइडेड है दैट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 4 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर एरिया, यहाँ पर वेलोसिटी देके इसके एरिया और इसका प्रेशर पूछा हुआ है। सो देयर इज नो अदर वे एवरीवन। बर्नौलीज इक्वेशन ये है कि भाई देखो जो बर्नौलीज इक्वेशन पहले वाले पॉइंट के लिए है वही बर्नौलीज इक्वेशन दूसरे वाले पॉइंट के लिए। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ डायरेक्ट अप्रोच रखो, वो डायरेक्ट अप्रोच बता देगा इन केस अगर कोई चीज मिसिंग हो तो अभी हॉरिजॉन्टल पाइप है, ρgh तो सेम होगा ही, तो मैं सिर्फ प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी लिखना चाहूंगी। तो ये फिर बच्चों जो मेरे पास इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आ जाती है। मैंने डायरेक्ट अप्रोच रखा, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया कि बर्नौलीज इक्वेशन का जो मैथमेटिकल एप्लीकेशन है वो मैंने लगा दिया, तो अब मेरे पास ये आ रहा है। अब मैं देखूं कि मुझे क्या निकालना है, तो मुझे P2 निकालना है ना, सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर क्या प्रेशर है। तो कैसे निकालूंगी, जब मैं और सारी चीजों को सब्सटीट्यूट कर पाऊं। तो आओ सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट करते वक्त पता लग जाएगा इनकेस अगर कोई चीज निकालने की जरूरत हो तो पहले वाले पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो 1000 गिवन है, ये देखो 1000 गिवन है। जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू 4 गिवन है, पहले वाले पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो 2 गिवन है, P2 का प्रेशर निकालना है, डेंसिटी की वैल्यू 4 गिवन है, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी नहीं गिवन। तो मैंने डायरेक्ट अप्रोच रखा, मैंने सोचने वाली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है कि नहीं लगाना, मुझे कैसे पता होगा लगाना है कि नहीं लगाना। आई विल टेक द डायरेक्ट अप्रोच, आई विल सब्सटीट्यूट द थिंग्स। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब लिटरली मैथमेटिकली चीजें लगाना। तो मैं सब्सटीट्यूशन करने लगी, मैंने देखा कि भाई ये निकालना है तो और सारी चीजों को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सब्सटीट्यूट करने लगे तो अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वाओ वाओ नहीं, उप्स, मेरे पास वेलोसिटी नहीं है। सो अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का हेल्प ले सकती हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है ना, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी दो पॉइंट्स के लिए सेम होगा। तो मैं फर्स्ट और सेकंड के लिए कर सकती हूँ क्योंकि दोनों का एरिया गिवन है, एक का वेलोसिटी गिवन है, तो मैं यहाँ पर दूसरे का जो वेलोसिटी है वो मैं निकाल सकती हूँ। तो पहले वाले का एरिया है 10, पहले वाले पे वेलोसिटी है 2, दूसरे वाले का एरिया है 4, तो V2 की वैल्यू देखो कितनी आई, 8 है ना। ज्यादातर तो ये मैथमेटिकली था ना, कंसेप्ट तो ज्यादा लगा नहीं, तो मेरे पास आ गया कितना, मेरे पास आ गया 1000 प्लस 8 इट इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ 4, 5 का स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली 1008, इट इज इक्वल टू P2 प्लस 50। ठीक है, एक बार जरा सा देख लो, तो यहाँ पर फिर P2 की वैल्यू कितनी आ गई। अब बस इसको आगे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, मैंने तुम्हें बोला है कि भाई इस तरीके से एक पाइप है, यहाँ पर ये जो पाइप है ना इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, गौर फरमाइएगा, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या कर रहा है ना बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से एक फ्लूइड फ्लो कर रही है। ठीक है, एक बार देख लो, इस तरीके से यहाँ पर फ्लूइड फ्लो है।
तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहती हूँ। एक तो बच्चों मैं यहाँ पर इस तरीके से ए पॉइंट को कंसिडर करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर बी पॉइंट को कंसिडर करना चाहती हूँ। नाउ आई एम वेरी श्योर कि इन दोनों पॉइंट के ऊपर बच्चों वेलोसिटी भी होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि भई जो वेलोसिटी है उसके बीच में रिलेशनशिप बताओ। और एक बार तुमने ये बता दिया फिर प्रेशर बताओ कि भई ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है या फिर बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है या फिर दोनों पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू सेम है। तो सबसे पहले वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों मैंने तुम्हें बता दिया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि यहाँ पर जो एरिया है और यहाँ पर जो एरिया है वो सेम है कि चाहे मैं ए पॉइंट के एरिया की बात करूं या बी पॉइंट के एरिया की बात करूं, लिक्विड यहाँ पर इस तरीके से फ्लो कर रही है एक पाइप में, तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो वेलोसिटी सेम होगा। अगर मानो सेम पानी अगर बिना पाइप के गिरता, जैसे हम लोगों ने टैप प्रॉब्लम की थी कि वहां पर भी पानी गिर रहा था ना, लेकिन उस पानी की कोई बाउंड्री नहीं थी, तो वो क्या कर रहा था, जैसे जैसे नीचे आ रहा था काइनेमैटिक्स के बेसिस के ऊपर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जा रहा था, लेकिन ए भी कांस्टेंट था वहां पे भी। लेकिन अब की बार यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये पाइप में है, ये पाइप में है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो ही नहीं सकता। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर एरिया ए पॉइंट और बी पॉइंट पे सेम है, अगर नीचे गिरते गिरते एरिया सेम है तो नीचे गिरते गिरते फिर बच्चों जो वेलोसिटी है वो भी सेम होगी। तो बच्चों क्या मैं बोल दूं कि जो बर्नौलीज इक्वेशन पहले के लिए है वही बर्नौलीज इक्वेशन दूसरे के लिए है। मतलब जो प्रेशर ए पे है प्लस जो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ए के लिए, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी ए के लिए है, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ए के लिए है, इट इज इक्वल टू जो प्रेशर बी पे है प्लस जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी बी पे है प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बी के लिए है। तो मैं देख पा रही हूँ कि वेलोसिटी तो दोनों पॉइंट के ऊपर सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो कैन आई से दैट प्रेशर प्लस रो जी एच, तो तुम यहाँ यहीं से कर सकते हो। देखो दिस इज द हाइट फॉर ए, दिस इज द हाइट फॉर ए एंड द हाइट फॉर बी इज 0। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो इसको तो कम होना पड़ेगा ना। अगर ए के लिए पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है तो ए पॉइंट पे प्रेशर कम होना पड़ेगा, तभी तो प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी तुम लोग सेम कर सकते हो। जिसको नहीं समझ आया ध्यान से देखिए, क्या मैं बोल सकती हूँ दोनों पॉइंट्स के लिए ये वाली जो वैल्यू है वो सेम है। तो अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है ए के लिए, इसका मतलब ये वाली वैल्यू को कम होना पड़ेगा ए के लिए। तो ए पे कम प्रेशर है, बी पे ज्यादा प्रेशर है, तो ये आ गया। पहले से ज्यादा तुम्हें समझ आना चाहिए। हर क्वेश्चन तुम्हें बर्नौलीज इक्वेशन के एक और रूप से रूबरू करवा रहा है ताकि ऑल टुगेदर तुम्हें बर्नौलीज इक्वेशन आ जाए। मोर डिस्कशन मोर क्लैरिटी। अब मानो मैं ये क्वेश्चन दे दूं, ये क्वेश्चन दे दूं, तो यहां पर बोला हुआ है कि मेरे पास एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन इस तरीके से उड़ रहा है, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर है। एरोप्लेन के ऊपर जो वेलोसिटी है वो इतनी है एयर की, एरोप्लेन के नीचे जो वेलोसिटी है एयर की वो इतनी है, ठीक है। तो अगर डेंसिटी ऑफ द एयर इतना है तो तुमसे पूछा हुआ है कि बताओ कितना प्रेशर, कितना अपथ्रस्ट लग रहा है एरोप्लेन के ऊपर। तो मैंने तुमसे पूछा कि एक एरोप्लेन है, ऊपर नीचे मैंने वेलोसिटी दे दिया एयर का, मैंने ये भी बता दिया कि ये जो एरोप्लेन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका। तो तुमसे पूछा हुआ है कि इस एरोप्लेन के ऊपर अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। तो तुम सोचोगे ना कि यार ऐसा क्यों होगा, वील टेक द डायरेक्ट अप्रोच। हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को रीड करते कि कितने स्टेप्स लगेंगे, जिस और उन स्टेप्स में से पहला दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए। हम सिर्फ फर्स्ट स्टेप को डिसाइड कर सकते हैं, वो फर्स्ट स्टेप बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए कि अगर मानो मेरे पास इस तरीके से एरोप्लेन है ए के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो अगर मुझसे पूछा हुआ है कि ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं बोल दूं कि इसका मतलब ऊपर नीचे प्रेशर डिफरेंस होगा कि मानो अगर ऊपर P1 प्रेशर है, नीचे अगर P2 प्रेशर है, और मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसका मतलब क्या, नीचे प्रेशर ज्यादा था। कि मानो मैं तुम्हें बोलूं नीचे P2 प्रेशर है, ऊपर P1 प्रेशर है, तो क्या मैं बोल दूं ये जो फोर्स लग रहा है प्रेशर डिफरेंस की वजह से लग रहा है। तो ये जो फोर्स होगा वो हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस
प्रेशर डिफरेंस मतलब P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो आई टुक द डायरेक्ट अप्रोच कि मैंने अपने आप से पूछा फोर्स क्यों लगेगा, फोर्स क्यों लगेगा। तो मैं देख पा रही हूँ दोनों पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों पॉइंट पे फिर प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अगर दोनों पॉइंट के ऊपर प्रेशर डिफरेंट है तो तुम देखो ना, यहाँ पर कम वेलोसिटी है तो ज्यादा प्रेशर है ना, तो जो फोर्स है हमेशा ज्यादा प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाली एरिया तक लगता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा मे बी यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से लग रहा होगा। तो मैं बोल दूंगी जो भी फोर्स लगेगा वो आ जाएगा कितना प्रेशर डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैंने डायरेक्ट अप्रोच लिया जिससे मुझे ये पता लगा कि सबसे जो अभी मेरा सेकेंड स्टेप होने वाला है उसमें मुझे प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो निकाल लेते हैं। फ्लूइड है, फ्लूइड ही है ना, ये देखो ये जो एयर है वो फ्लूइड ही है ना, तो इस फ्लूइड के किसी भी दो पॉइंट के ऊपर मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकती हूँ। तो एक मैं ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ, एक मैं ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ। यहाँ पर कोई हाइट का डिफरेंस गिवन नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी नहीं लेना है। तो मैं बोल दूंगी जो बर्नौलीज इक्वेशन एक में है वही बर्नौलीज इक्वेशन दूसरे में है। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन पहले वाले के लिए आ गया, पहले वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। दूसरे वाले के लिए मेरे पास बर्नौलीज इक्वेशन आ गई, दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर प्लस दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब हाइट वगैरह नहीं गिवन है ना, तो क्यों लोगे, इसका मतलब कि ये जो विड्थ है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो इतना ज्यादा कुछ पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी में डिफरेंस नहीं है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, अगर होता तो प्रोवाइडेड होता। तो आई टुक द डायरेक्ट अप्रोच, तो यहाँ से मैं P2 माइनस P1 निकाल पा रही हूँ। देखना मुझे P2 माइनस P1 निकालना है ना, तो देखो ना P2 माइनस P1 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, ये होगी मेरे पास वैल्यू, देखना ये होगी मेरे पास वैल्यू। आई नीड टू सब्सटीट्यूट, अब मुझे कोई कंसेप्ट तो लगाना नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ द एयर की वैल्यू आ गई 1.2, V1 का स्क्वायर आ गया जी 4 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर आ गया 1 का स्क्वायर। So this is 0.6 multiplied by 16 minus 1, which is 0.6 multiplied by 15. This is 9 pascals. इसका मतलब 9 पास्कल का प्रेशर डिफरेंस है। तो अगर 9 पास्कल का प्रेशर डिफरेंस लग रहा है 10 मीटर स्क्वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, मतलब उसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स है वो 90 न्यूटन का है। अब मानो अगर मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करूं, ठीक है, जैसे कि मानो मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई एक हॉरिजॉन्टल वाटर पाइप थी, इस हॉरिजॉन्टल वाटर पाइप में मतलब एक पाइप है और उस पाइप के अंदर पानी है। तो तुम्हें बोला हुआ है कि जब इस पाइप के अंदर पानी नहीं मूव करता है तब तो उस पाइप के अंदर इतना प्रेशर है। अब जब इस पाइप के अंदर पानी 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लग जाता है तब तुमसे प्रेशर पूछा हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम्हें बोला हुआ है एक हॉरिजॉन्टल वाटर पाइप है, तो हॉरिजॉन्टल पाइप है उसमें पानी है, तो पानी जब नहीं मूव कर रहा है उसमें इतना प्रेशर है, और पानी इतनी वेलोसिटी से मूव करने लग जाए तब कितना प्रेशर है ये पूछा हुआ है। तो दो तीन अप्रोच तो है ही नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल वाटर पाइप मेरे पास है इसका मतलब प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, दो पार्टिकल्स के बीच में भी और दो सिनेरियोज में भी, कि भाई ये जो वैल्यू है जब पानी नहीं मूव कर रहा है और ये जो वैल्यू है जब पानी मूव कर रहा है सेम होनी चाहिए। इसका मतलब पहले जो प्रेशर था प्लस पहले जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी थी, इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय बाद में कितना प्रेशर है प्लस बाद में कितने काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है। सो आई टुक द डायरेक्ट अप्रोच। अब मैं जब इस डायरेक्ट अप्रोच की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है मुझे बाद वाला प्रेशर निकालना है, मतलब ये प्रेशर निकालना है, तो इसके लिए मुझे पहले वाला प्रेशर चाहिए जो है, पहले वाली वेलोसिटी चाहिए जो है विच इज 0, डेंसिटी ऑफ द वाटर चाहिए जो मुझे पता है, डेंसिटी ऑफ द वाटर चाहिए जो मुझे पता है, बाद वाली वेलोसिटी चाहिए वो भी मुझे पता है। सो नाउ आई नीड टू सब्स्टिट्यूट। अब मैं कोई कंसेप्ट लगा ही नहीं रही हूँ। देखो अब तो मैं सिर्फ सिंपली सब्स्टिट्यूट करके मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रही हूँ। तो मेरे पास आ रहा है 6 into 10 raised to power 4 प्लस 0, इट इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ डेंसिटी ऑफ द वाटर की वैल्यू SI यूनिट में होगी इतनी, और ये मेरे पास आ गया 4 का स्क्वायर। सो ये मेरे पास हो जाता है 6 into 10 raised to power 4, इट इज इक्वल टू P2 प्लस 8 into 10 raised to power 3, 16, 8 into 10 raised to power 3, ये आ रहा है मेरे पास।
तो तुम देखो अब इसको सॉल्व करो तो ये बेसिकली क्या है, ये मेरे पास आ गया 60 इंटू 10⁻³ इट इज इक्वल टू P2 प्लस 8 इंटू 10⁻³। तो P2 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 52 इंटू 10⁻³ पास्कल्स। इसका मतलब क्या 5.2 इंटू 10⁻⁴ पास्कल्स। हम सेम बर्नौलीज प्रिंसिपल को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में लगा रहे हैं ताकि हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बर्नौलीज इक्वेशन देखना आए। एक बार तुम्हें ये देखना आ जाएगा तो तुम्हें पता लगेगा बर्नौलीज इक्वेशन एक्चुअली में कितना छोटा है। तो अब ये जो एग्जाम्पल है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं, हाँ अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, ये आखिरी क्वेश्चन टाइप है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो मेजर मेजर क्वेश्चन टाइप्स है मैंने तुम्हें करवा दिए और तुम्हारी डीपीपीज में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, टोटल तुम गिन सकते हो, आई बिलीव 9 से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सिर्फ बर्नौलीज पे किए हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, हर क्वेश्चन को हम लोगों ने तसल्ली से किया है। सेम स्काई डिफरेंट विंडो एग्जैक्टली। मैं टॉरसलीज लॉ के बारे में बताना चाहती हूँ। तो टॉरसलीज लॉ तब लगता है व्हेन अ फ्लूइड is present in a beaker and a hole is made such that area of cross section of the hole is much smaller than the area of cross section of the beaker। तो जब मेरे पास एक ओपन बीकर हो, क्लोज्ड बीकर में नहीं, जब मेरे पास एक ओपन बीकर हो, तो जब ये सारी सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही हो ना, जैसे कि सबसे पहले आ गया ओपन बीकर होना चाहिए, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बीकर का बहुत बड़ा होना चाहिए एरिया ऑफ द होल से। तो ऐसे सिनारियो में हम लोग टॉरसलीज लॉ लगा सकते हैं, है ना। टॉरसलीज लॉ अगेन बच्चों एक कंक्लूजन है, तुम अगर इसको भूल भी जाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम हमेशा आंसर तक पहुंच सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ टॉरसलीज लॉ है क्या। करते हैं जरा सा देखते हैं कि अगर मानो ये वाली सिचुएशन हो तो क्या होगा, हम खुद से निकाल लेंगे, बाद में फिर कंक्लूजन को यहाँ पर लिख लेंगे। अगर तुम्हें याद करना हो तो तुम कर सकते हो। तो मानो ये मैं बोल दूं एक ओपन बीकर है, फ्लूइड इसके अंदर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीकर इज मच मच ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल, जो मैंने यहाँ पर बनाया है। तो मानो अगर मैं तुमने ये सिनेरियो देके पूछूं कि बताओ कितने वेलोसिटी से जो फ्लूइड है इससे बाहर निकलेगी, अगर मानो यहाँ पर जो फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो है, इस बीकर में जो फ्लूइड है h की हाइट तक भरा हुआ है, और मैंने यहाँ पर जो होल बनाया है d की डेप्थ के ऊपर बनाया है, तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ यहाँ पर वेलोसिटी निकालो। तो ऐसे सिनारियो में हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, जो ऊपर वाला पॉइंट है मानो इसको मैं 1 पॉइंट मान लूं, और जो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं 2 पॉइंट मान लूं, तो इन दोनों के ऊपर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे। अगर मैंने नहीं बताया होता तो तुम्हें सॉल्व नहीं करना आया होता, बट दैट इज द होल पॉइंट। जैसे अगर मैं तुम्हें कोई टॉपिक ना कराऊं तो तुम्हें टॉपिक ना आए, वैसे ये क्वेश्चन टाइप को अगर मैं तुम्हें सोचना ना सिखाऊं तो तुम्हें खुद से नहीं सोचना आएगा। अब बता दिया तो अब दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे बीकर वाले सिनारियो में हम क्या करते हैं, बिल्कुल जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, और ये जो मेरे पास जहां पर मैंने होल बनाया वहां पर मैं बर्नौलीज इक्वेशन को लिखूंगी और इक्वलाइज कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। तुम लोग क्या यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चों कि ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया पहले वाले पे जो प्रेशर है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस पहले वाले पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है, प्लस पहले वाले पॉइंट के ऊपर इस तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है, इट इज इक्वल टू दूसरे वाले पॉइंट पे क्या प्रेशर है, तो दूसरे वाले पॉइंट पे भी बाहर निकलते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी है, प्लस दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर इस तरीके से देखना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए ये वाली हाइट आ गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए ये वाली हाइट आ गई। अब तुम देख पा रहे हो ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जैसे पार्टिकल बाहर निकला वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रभाव में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। दूसरी चीज अभी बच्चों यहाँ पर ये है कि बिकॉज यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल बहुत बड़ा है बीकर से, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो पहले वाला एरिया है बहुत बड़ा है दूसरे वाले एरिया से। इसका मतलब क्या, इसका मतलब पहले वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी बहुत छोटी होगी दूसरे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी से। इसका मतलब मैं पहले वाले पॉइंट की वेलोसिटी को अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकती हूँ कि जिस वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है वो वाली वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। दैट इज द रीजन ये भी चला गया। तो अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं देख पा रही हूँ रो जी कैपिटल H इट इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल H माइनस डी। तो मेरे पास आ जाता है
इसको सॉल्व करो, देखो हाफ रो v2 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू रो जी डी आ जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अंडर, ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2gd। ध्यान दो, दिस इज द टॉरसलीज लॉ कि अगर ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही हो कि एरिया ऑफ द बीकर एरिया ऑफ द होल से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो ले सकते हैं। तो हम बेसिकली काइनेमैटिक्स लगा सकते हैं कि मानो अगर एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, अब मानो अगर वो डी की हाइट से अगर नीचे गिरती है, तो वहां पर फिर ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gd, जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये बोलता है कि जब भी ये सारी कंडीशंस मीट हो, द वेलोसिटी of the fluid particle that just got out of the hole will have the same velocity as that of a body that was initially at rest and falls under the action of gravity and falls under the action of gravity by a height h, sorry d। देखना टॉरसलीज लॉ को एक बार यहाँ पर लगाते हैं, रिपीटेशन का रिपीटेशन, क्वेश्चन का क्वेश्चन। कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास एक ओपन बीकर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 मीटर स्क्वायर है, मैंने एक होल बना दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो अभी अगर मानो यहाँ पर जो बीकर है 50 मीटर की हाइट तक प्रेजेंट है और यहाँ पर जो होल है मैंने 40 मीटर की डेप्थ पे बनाया है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पूछा हुआ है। तो तुम देखो ना यार, एरिया ऑफ द बीकर कितना बड़ा है, देख नहीं पा रहे हो कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ द बीकर है काफी बड़ा है ना एरिया ऑफ द होल से। इसका मतलब क्या, यहाँ पर मैं वेलोसिटी को जीरो रख सकती हूँ। तो वैसे तो मैं टॉर्सलीज लॉ लगाऊं तो बिल्कुल डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 2gh। h इज कितनी, ये वाली वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू 40 गिवन है, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 40। लेकिन मैं बोल रही हूँ मान लो टॉरसलीज लॉ तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि ये कंक्लूजन है। मैं तो बोल रही हूँ मत याद रखो कंक्लूजन को, वी डोंट रिक्वायर टॉरसलीज लॉ। ये देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, सेकंड पॉइंट वो वाला लिक्विड पार्टिकल जो बिल्कुल अभी बाहर निकला है। तो मैं बोल दूंगी जो बर्नौलीज इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट के लिए, वही बर्नौलीज इक्वेशन हमारे दूसरे पॉइंट के लिए है। तो पहले वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो मेरे पास इतनी आ गई, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है उसकी वैल्यू बच्चों मेरे पास इतनी आ गई। अब मैं सेम बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगी बच्चों दूसरे वाले पॉइंट के लिए भी। तो ये मेरे पास दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी मेरे पास ये आ गई, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी मेरे पास ये आ गई। तो अभी ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं देख पा रही हूँ कि देखो ये गया है ना, ये तो वैसे ही जीरो था, है ना। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, रो जी मल्टीप्लाइड बाय 50 इट इज इक्वल टू हाफ रो वी का स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है वो वी की है, और ये मेरे पास आ गया रो जी मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये मेरे पास आ गया हाफ रो वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू रो जी मल्टीप्लाइड बाय 40। तो मेरे पास आ गया v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g मल्टीप्लाइड बाय 40। तो मेरे पास v की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2g मल्टीप्लाइड बाय 40, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो मैं टॉरसलीज लॉ क्यों कराती हूँ ना, कि अगर तुम्हें टॉरसलीज लॉ मान लो अगर तुम्हें बाय चांस याद हो, तुम्हारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा। कि यहाँ पर तुम सीधा सीधा बोल दोगे कि अगर मानो मैं यहाँ पर टॉरसलीज लॉ लगाऊं, क्योंकि मुझे याद है, नहीं है तो भी मैंने तुम्हें बता दिया। रो वैल्यू गिवन होगा हमेशा, ऑफ कोर्स एवरीवन, बाकी रिक्वायरमेंट तो था नहीं। मतलब अगर ये वाले क्वेश्चन में ना भी गिवन होता तो भी सॉल्व तो हो ही रहा है, रो की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर दिया जाएगा, नहीं है नहीं दिया जाएगा। तो अगर टॉरसलीज लॉ अगर पता होता तो ये चीज ना बहुत इजीली हो जाती कि वेलोसिटी ऑफ द एफ्लक्स की वैल्यू ना इतनी होने वाली है, और ये h की हाइट कितनी होती है कि ये जो होल है हमारा कितना नीचे है। तो कितना नीचे है, देखो 40 मीटर नीचे है। तो ये मेरे पास आ गया कितना, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 40। टाइम सेव हो गया, ठीक है। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन दे दूं तुम्हें, मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास इस तरीके से एक बीकर है, मैंने 2 होल बनाए, एक यहाँ पर बनाया एक यहाँ पर बनाया। मैं तुम्हें बोलूं इसके अंदर मैंने लिक्विड भर दी h की हाइट तक। अब एक होल मैंने यहाँ पर बनाया है वो इतनी हाइट के ऊपर है, एक होल मैंने यहाँ पर बनाया है वो इतनी हाइट के ऊपर है।
तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ये है, यहाँ पर अगर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ये है, तो दोनों वेलोसिटीज का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, अब मानो अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि अभी तुम्हें टॉरसलीज लॉ याद है, क्योंकि वो बेसिक काइनेमैटिक्स है, क्योंकि वो बेसिक काइनेमैटिक्स है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ग्रेविटी के अंडर अगर कोई भी चीज h की हाइट से फॉल करती है तो उसकी वेलोसिटी आ जाती है अंडर रूट ऑफ 2gh. Now if I assume, I already told you, what if you do not remember it? I showed you once. Now to save time, now if I assume that you know this, तो कीजिए. देखो पहले वाले पॉइंट के लिए जो हमारी फ्लूइड है h/3 की हाइट से फॉल कर रही है, ये वाली हाइट मत ले लेना, नेगेटिव मार्किंग का झापड़ पड़ेगा वरना वहां पे. कितनी हाइट से फॉल कर रही है फ्लूइड, तो फ्लूइड यहां से लेके यहां तक आए तो h/3 की हाइट तक फॉल कर रही है, तो यहाँ पर जो v1 है इट इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ g मल्टीप्लाइड बाय h/3. ओ मैम आपको कैसे पता? दिस इज h, दिस इज 2h/3, so this is h minus h/3. You can't even say LOL because there are some students who have such doubts. उसी तरीके से ये हम लोगों ने डिस्कस किया पहले वाले पॉइंट के लिए, अब हम दूसरे वाले पॉइंट के लिए डिस्कस करेंगे. ये देखो जी, ये मेरा दूसरे वाला पॉइंट है. अब दूसरे वाला पॉइंट के लिए टॉरसलीज लॉ में मैं ये अज्यूम करूंगी कि अब यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल है इतनी हाइट से ग्रेविटी के अंडर गिर रहा है. कितनी हाइट से गिर रहा है? 2h/3 की हाइट से. हाउ डू यू नो? दिस इज h, this is given h/3, so this becomes h minus h/3 which is 2h/3. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी इट इज अंडर रूट ऑफ 2g मल्टीप्लाइड बाय 2h/3. अभी तुमसे इसका रेशियो पूछा हुआ है, तो अगर मैं डिफाइन कर पा रही हूँ तो रेशियो तो मैं कभी भी निकाल लूंगी. हीरो हीरोइंस, हाँ जी निकाल लूंगी ना. तो अभी यहाँ पर ये है कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि आपकी बार इस तरीके से क्लोज्ड बीकर है और यहाँ पर ना पूरा वैक्यूम है. ठीक है, यहाँ पर कोई गैस वगैरह नहीं, यहाँ पर वैक्यूम है. तो पहले वैक्यूम ले लेते हैं, फिर बाद में हम लोग यहाँ पर गैस ले लेंगे. तो मानो मैंने यहाँ पर गैस ले ली और जो प्रेशर ऑफ द गैस है इट इज 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्वेश्चन देखिएगा तो दोनों सिनेरियोज ले रही हूँ, हम लोगों ने ओपन भी ले लिया. अब मैं ये दोनों सिनेरियोज ले रही हूँ ताकि तुम्हें पता लगे कि इट डज नॉट मैटर, वे ऑफ अप्रोच इज सेम. सो द क्वेश्चन इज, मेरे पास इस तरीके से क्लोज्ड बीकर है. ठीक है, मैंने यहाँ पर जो होल बनाया ना बच्चों, मानो मैंने वो जो होल बनाया है वो बनाया है ये वाली हाइट के ऊपर, मतलब ये वाली डेप्थ के ऊपर. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पूछा हुआ है, तो मैं बोला हुआ है कि भाई जो एरिया ऑफ द बीकर है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है एरिया ऑफ द होल से. दिस इज द सिचुएशन. तो ऑब्वियस सी बात है टॉरसलीज लॉ तो मैं नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि टॉरसलीज लॉ तब होता है जब ये सिचुएशन हमारी ओपन बीकर में हो, तो टॉरसलीज लॉ नहीं लगेगा. लेकिन मैं बोल रही हूँ टॉरसलीज लॉ लगे ना लगे उस पर हमारी बर्नौलीज इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं होती है ना, बेस्ड नहीं होती. तो मैं अगर 2 पॉइंट ले लूं, तो अब मैंने तुम्हें अप्रोच बता दी है, कभी भी ऐसे बीकर प्रॉब्लम आए एक सरफेस वाला पॉइंट ले लो, एक वो पॉइंट ले लो जहां पर फ्लूइड जस्ट अभी बाहर निकल रही है. तो मैं बोल दूंगी जो बर्नौलीज इक्वेशन एक के लिए है वही बर्नौलीज इक्वेशन मेरे पास दूसरे के लिए है. आई एम होपिंग क्वेश्चन तुम्हें समझ आ चुका है. वेलोसिटी ऑफ द एफ्लक्स तुम्हें निकालना है. तो आई कैन से पहले वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर आ गया 0, पहले वाले पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी भी आ गई 0, क्योंकि एरिया इतना ज्यादा था कि ये वाली वेलोसिटी को मैं अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकती. ठीक है, फिर उसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है वो आ गई है कि बॉटम से h की हाइट पे है हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट. अब अगर मानो मैं दूसरे वाले पॉइंट की बात करूं, तो दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये मेरे पास आ गया Pa, है ना. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी आ गई मेरे पास ये, यहाँ पर जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है वो आ गई है. सॉल्व. आपको V निकालना है, ये रहा V, उसके अलावा सब सब्स्टिट्यूट करो. आइए, रो जी कैपिटल H इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी h/3. सॉरी 4 आएगा ना ये, है ना, ये 4 आएगा. 3 रो जी h/4
4 माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको सिर्फ यहाँ पर रीअरेंज करना है, तो तुम्हारे पास V की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय रो टाइम्स ऑफ 3 रो जी एच बाय 4 माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर रूट। मैं तुम्हें बोल रही हूँ यहाँ पर गैस है, गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 3 atm। यहाँ पर जो मैंने फ्लूइड भरी थी ना, ये मैंने फ्लूइड भरी थी 20 मीटर से, और यहाँ पर जो बच्चों मैंने यहाँ पर होल बनाया है, वो होल बनाया है, मान लो मैंने ये होल बनाए 10 मीटर के ऊपर। तो अभी तुमसे यहाँ पर यही पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बताओ। अब की बार हमारा ऐसे वाला आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार सारी चीजें प्रोवाइडेड हैं। देखो यहाँ पर एच नहीं प्रोवाइडेड था ना, दैट इज द रीजन हम लोग को इस तरीके से निकालना पड़ा। अब सारी चीजें प्रोवाइडेड है, तो अब एग्जैक्ट नंबर आएगा कि एक ये वाला पॉइंट ले लो, एक ये वाला पॉइंट ले लो, लगाओ। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर है, इट इज बर्नौलीज इक्वेशन जो दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर है। तो पहले वाले पॉइंट पे प्रेशर आ गया मेरे पास 3 atm, है ना। काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी आ गई मेरे पास 0, क्योंकि एरिया ऑफ द बीकर इतना ज्यादा है। मैं यहाँ पर दे देती हूँ कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ द बीकर है, इट इज मच ग्रेटर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल। और उसी तरीके से फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई, पहली बार नहीं निकाल रहे पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ये आ गई मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। अब दूसरे पॉइंट पे भी बर्नौलीज की इक्वेशन लगाएंगे। दूसरे पॉइंट पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है मेरे पास ये, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है मेरे पास। अब देखो ये कितनी हाइट के ऊपर है, 10 मीटर की हाइट के ऊपर है, तो ये आया मेरे पास 10। सॉल्व करो, अब कोई फिजिक्स नहीं है, अब आ गया प्योर मैथमेटिक्स। तो अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाता है 3 इंटू 10⁵ प्लस 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, दिस इज इक्वल टू 10⁵ प्लस हाफ 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय v का स्क्वायर प्लस 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। इतना मुश्किल नहीं है सॉल्व करना। देखो ना, तुम लोगों को 10⁵ कॉमन ले लो, या फिर देखना ये 3 इंटू 10⁵ है, ये 10⁵ है, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2 इंटू 10⁵, है ना। वैसे अगर तुम लोग देखो, ये 20 इंटू 10⁴ है, ये 10 इंटू 10⁴ है, तो यहां पर आया 10 इंटू 10⁴। और अब बच गया मेरे पास यहाँ पर क्या, ये बच गया हाफ 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय v का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आया 3 इंटू 10⁵, इट इज इक्वल टू 1/2 10⁵ v का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आया 3 इंटू 10⁵, इट इज इक्वल टू v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तुम्हारे पास आया v का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 600। तुम्हारे पास v की वैल्यू आ गई 10√6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट दैट द बर्नौली कैन गेट फॉर यू। ठीक है, चलिए ओके। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, बड़ा ही थियोरेटिकल सा टॉपिक है। अगर तुम लोगों ने पानी को कभी भी हाथ में लिया हो, तो तुमने देखा होगा कि जो पानी है तुम्हारे पाम के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा। बट आई एम नॉट वेरी श्योर तुम लोगों ने मरकरी अपने हाथों में लिया है कि नहीं, लेकिन अगर मानो तुम मरकरी अपने हाथ में लोगे ना, तो मरकरी बिल्कुल ऐसे बीड की तरह नजर आएगा। बीड समझते हो ना, ऐसे मणिये, मतलब हरियाणवी में मणिये बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता उसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, लेकिन इस तरीके से बीड्स की तरह नजर आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि यार ये जो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड है, जब ये डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में आती हैं, तो बेसिकली हम लोग एक एंगल देख पा रहे हैं। किसके बीच में एंगल देख पा रहे हैं? हम लोग एंगल देख पा रहे हैं सरफेस के बीच में और टेंजेंट के बीच में, जिस तरीके से जो लिक्विड है यहाँ पर कॉन्टैक्ट है। किसके बीच में? एक तो सरफेस के बीच में और उस टेंजेंट के बीच में, जो हमें ये बताता है कि जो लिक्विड है किस तरीके से सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो देयर आर, एक तो लिक्विड के बीच में, और वो जो लिक्विड है किस तरीके से सरफेस के साथ कांटेक्ट है उसके टेंजेंट पे। जैसे ये ऐसे कांटेक्ट पे है तो टेंजेंट आ गया ये ऐसे कांटेक्ट के ऊपर है तो टेंजेंट आ गया ये। अब तुम बोलोगे लेकिन दी एंगल ऑफ कांटेक्ट है कौन सा? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम है, लेकिन इससे तो डिफरेंट है ना। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट है या फिर ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट है? तो मैं बता दूं बच्चों, एंगल ऑफ कांटेक्ट वो होता है जो लिक्विड के अंदर से जाता है।
कि ये है हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर ये है हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहले तुम्हें दो लाइन बनानी है, एक तो सरफेस से पैरेलल और लिक्विड किस तरीके से कॉन्टैक्ट में है सरफेस से, एक वो वाली टेंजेंट बना दो। उन दोनों लाइन के बीच में वो वाला एंगल जो लिक्विड के अंदर लाई करेगा उसको हम लोग इस तरीके से जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलने वाले हैं। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, गौर फरमाइएगा कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो मेरे पास ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और उसी तरीके से जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो मेरे पास एक्यूट भी हो सकता है ना। तो क्या मैं बोल दूं, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है इसका मतलब जो लिक्विड है सरफेस की चिपक रही है। तुम देखो ना कि अगर मानो मैं लिक्विड के पार्टिकल की बात करूं तो लिक्विड का पार्टिकल दो चीजों के साथ चिपक सकता है। एक तो खुद ही के पार्टिकल्स के साथ, कि मानो अगर ये लिक्विड के पार्टिकल है तो ये लिक्विड का पार्टिकल या तो इसके साथ चिपक सकता है या सरफेस के साथ चिपक सकता है। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि इस लिक्विड के पार्टिकल ने प्रायोरिटी दी है दूसरे लिक्विड के पार्टिकल को, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो लिक्विड का पार्टिकल है वो प्रायोरिटी दे गया सरफेस को। तो मैं बेसिकली यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो लिक्विड है सरफेस से नहीं चिपक रही है। क्यों सरफेस ने इससे नहीं चिपक रही है? क्योंकि जो फोर्स लिक्विड और लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में है इट इज ग्रेटर देन द फोर्स जो लिक्विड और सरफेस के बीच में है। बड़ी जेन्युइन सी बात है। पानी जो है तुम्हारे हाथ पे चिपक जाता है, तुम्हारा जो पानी है तुम्हारे हाथ को गीला करता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो फोर्स पानी के बीच में और तुम्हारे हाथों के बीच में है वो फोर्स बड़ा है उस फोर्स से जो एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि भाई एक ऐसी लिक्विड है जो नहीं वेट करती है सरफेस को। क्या मैं बोलूंगी? इट डज नॉट वेट द सरफेस। इट डज नॉट वेट द सरफेस। क्यों इट डज नॉट वेट द सरफेस? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के बीच में इतना फोर्स नहीं है, या फिर लिक्विड और सरफेस के बीच में इतना फोर्स नहीं है जितना लिक्विड एक दूसरे के साथ ही खुश है। तो वो एक दूसरे के साथ ही रहना चाहेंगी, वो सरफेस से नहीं चिपकेगी। लेकिन अभी अगर तुम लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो तो चिपक रहे हैं। यहाँ पर जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है सरफेस से चिपक रहे हैं, यहाँ पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो सरफेस को गीला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है लिक्विड और सरफेस के बीच में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो फोर्स है लिक्विड और सरफेस के बीच में वो बड़ा फोर्स है देन द फोर्स जो यहाँ पर लिक्विड और लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल्स आर माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, अपने अंदर ही लगे हुए हैं, उसको सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सरफेस को वेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल्स को सरफेस से लेना देना है, वो सरफेस से जाके चिपक रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स लिक्विड और सरफेस के बीच में है वो बड़ा है, दैट इज द रीजन मैं बोल सकती हूँ कि ये सरफेस को क्या कर देता है, गीला कर देता है। सो आई कैन से यहाँ पर इट वेट्स द सरफेस, इट वेट्स द सरफेस, है ना। अब मानो अगर बच्चों मैं दोनों इन लिक्विड को एक इस तरीके से एक ट्यूब के अंदर डाल दूं, तो ये मैंने इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब ले ली। अब मैं बोल रही हूँ कि आओ टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों लिक्विड को डालते हैं। तो ये सारी चीजें ना बच्चों अब जो हम करने वाले हैं वो इतना ज्यादा कंक्लूसिव है। तुम देखो, जिस लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है, मुझे अच्छे से पता है वो सरफेस से चिपकना नहीं चाहता। तो अगर वो सरफेस से चिपकना नहीं चाहता तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेनिस्कस ऐसा होगा। मेनिस्कस मतलब जो अपर सरफेस होती है लिक्विड की उसका शेप। तो देखो उसका जो मेनिस्कस है ऐसे होगा, क्योंकि ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स है सरफेस से नहीं चिपकना चाहते। अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर तो चिपकेंगे ना, यहाँ पर तो चिपकना ही पड़ेगा। लेकिन तुम अपर सरफेस देखो, अपर सरफेस से तुम्हें ये पता लग जाएगा कि ये जो लिक्विड पार्टिकल्स है किससे चिपकना चाहते हैं। तो ये जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं ये सरफेस से नहीं चिपकना चाहते, दैट इज द रीजन तुम इस तरीके से एक कॉन्वेक्स मेनिस्कस देख पा रहे हो। किस तरीके का मेनिस्कस है ये मेरे पास कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। What is meniscus? The surface, the upper surface of the liquid present in the test tube. The shape of the upper surface of the liquid present in the test tube. अब मानो अगर वैसे बच्चों अब की बार अगर मानो मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर ये वाली लिक्विड डालती हूँ, तो भाई ये वाली लिक्विड वो है जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है, सॉरी एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है। जिसका मतलब क्या है, अगर मानो तुम्हें याद ना है ना मतलब क्या है, बना लो। जैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट नहीं समझ आ रहा, बना लो। तो या तो ये डायग्राम होगा या ये डायग्राम होगा, यहाँ पर ये डायग्राम हो गया, यहाँ पर ये डायग्राम हो गया, ये आ गया सरफेस के बीच में लिक्विड्स के अंदर से जाता हुआ और ये आ गया लिक्विड्स के अंदर से जाता हुआ। इसका मतलब ये तो ये सरफेस को गीला कर रहा है। सरफेस को गीला क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चों सरफेस से चिपकेगा।
तो ये देखो ये चिपक रहा है सरफेस से, देख पा रहे हो, यहाँ पर ये चिपक रहा है इस तरीके से सरफेस से। तो ये किस तरीके का मेनिस्कस है, ये मेरा कॉन्केव मेनिस्कस है, कॉन्केव मेनिस्कस। कहना है इसे, जितना ज्यादा छोटा एंगल ऑफ कांटेक्ट उतना ही ज्यादा जो लिक्विड पार्टिकल्स है सरफेस से चिपक रहे हैं। हाँ जी, जितना ज्यादा छोटा एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब उतना ही ज्यादा छोटा एंगल उस टेंजेंट के बीच में, किस तरीके से लिक्विड एग्जिस्ट करती है, और सरफेस के बीच में, मतलब लिक्विड और ज्यादा क्लोज है, बिल्कुल ही चिपकना चाहती है। सो आई कैन से दैट द स्मॉलर इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, मोर इज द वेटेबिलिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब उतना ही ज्यादा ये जो लिक्विड है सरफेस को वेट करेगी। ठीक है, दैट्स इट। सिर्फ कंसेप्चुअल है, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल अलग चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग जब सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी को करेंगे, अब बच्चों हम लोग ऑल टुगेदर एक नई चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन को मैं समझाती हूँ। देखना, मानो मैं इस तरीके से बच्चों एक बीकर ले लूं और इस बीकर के अंदर मैं लिक्विड को भर दूं। ठीक है, ये मेरे पास बीकर था, बीकर के अंदर मैंने लिक्विड को भर दिया। तो मैं चाहती हूँ तुम लोग सोचो, एक पार्टिकल को मैं बिल्कुल इस तरीके से सरफेस के ऊपर ले लेती हूँ, तो इस पार्टिकल को मैंने एस बोल दिया, सरफेस के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से एक ये वाला पार्टिकल ले लेती हूँ, तो ये वाला पार्टिकल इनसाइड है, इसलिए मैंने इसको आई बोल दिया। अब देखो ये चीज ना बड़ी जेन्युइन है कि अगर किसी चीज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर तुम्हें अच्छे से पता है कि हर दो छोटी छोटी चीजों के बीच में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, ये सिर्फ साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आई बिलीव, आई डोंट नो, केमिस्ट्री में भूल चुकी हूँ, लेकिन अगर दो कोई भी छोटे से मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के पास में है तो वैंडरवॉल फोर्सेस लगाते हैं, लंदन फोर्सेस लगाते हैं। तो अभी तुम लोग देखो कि ये लंदन फोर्सेस, ये जो वैंडरवॉल फोर्सेस है, इस लिक्विड पार्टिकल के ऊपर इतने मॉलिक्यूल्स की वजह से लग रहे हैं, और ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, इस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर जो वैंडरवॉल फोर्सेस है इतने मॉलिक्यूल्स की वजह से लग रहे हैं। तो ये जो अभी मैंने एरो बनाया है वो मैं अभी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में बता रही हूँ। ये एरो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बनाए हैं कि तुम देखो कि अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करूं तो नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर डबल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो उसके ऊपर डबल दी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्टेबिलिटी डबल होनी चाहिए। स्टेबिलिटी डबल होनी चाहिए मतलब एनर्जी आधी होनी चाहिए। क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर मानो मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये वाले मॉलिक्यूल के ऊपर डबल अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर डबल अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं इसका मतलब इसकी डबल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर इसकी डबल स्टेबिलिटी है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी आधी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर मानो मैं बोलूं कि जो एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल एस की है अगर उसकी वैल्यू ई है, तो जो एनर्जी बच्चों हमारे इनसाइड मॉलिक्यूल की होगी वो है मेरे पास E/2। एक बार जरा सा देखिए, वो है मेरे पास E/2। तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ, surface energy is the extra energy that the liquid molecules present on the surface, on the upper surface are carrying। सरफेस एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो इस तरीके से सरफेस के ऊपर लोकेटेड है, जो हाफ एक्सपोज्ड टू द एयर है, हाफ एक्सपोज टू द लिक्विड है। जैसे कि यहाँ पर देखो कोई भी फ्री सरफेस नहीं है, इसके लिए कोई भी फ्री सरफेस नहीं है ना, मतलब इस ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, दिस इज नॉट एक्सपोज टू द एयर। लेकिन यहाँ पर मैं एक फ्री सरफेस देख पा रही हूँ, इसका मतलब क्या, इसको जेन्युइन टर्म्स में मैं ये बोल दूंगी, दिस इज एक्सपोज टू द एयर। सो इफ दिस इज एक्सपोज टू द एयर इट मींस इट इज नॉट एक्सपोज टू द लिक्विड। तो ये अगर आधा ये लिक्विड से एक्सपोज नहीं है तो ये आधा अनस्टेबल है, मतलब इसकी एनर्जी डबल है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर मानो इसकी एनर्जी x है तो इसकी एनर्जी 2x हो गई, या मैं ये बोल सकती हूँ अगर इसकी एनर्जी E है तो इसकी एनर्जी E/2 हो गई। तो सरफेस एनर्जी वही एक्स्ट्रा एनर्जी है जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एयर के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं उनके पास होती है। एक्स्ट्रा एनर्जी दैट द लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैज in comparison with the liquid molecule present completely surrounded by other liquid molecules। तो वो मेरे पास क्या आ गया, ये वाली जो एनर्जी है बस इसको सरफेस एनर्जी बोला जाएगा।
तो बताओ यहाँ पर ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है तो कितनी होगी सरफेस एनर्जी? तो तुम देखो जो लिक्विड से बिल्कुल सराउंडेड मॉलिक्यूल है उसकी इतनी एनर्जी है, सरफेस की इतनी एनर्जी है, तो इसका मतलब सरफेस एनर्जी कितनी होगी? E/2 होगी ना। ये तो देखो मैंने पिंक में यहाँ पर कर दिया डेरिवेशन, सॉरी डेफिनेशन। अब अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो सरफेस एनर्जी कितनी होगी? इट इज इक्वल टू जो एनर्जी सरफेस के मॉलिक्यूल की है माइनस जो एनर्जी इनसाइड मॉलिक्यूल की है, जिसकी वैल्यू आ गई मेरे पास E/2। तो अगर आप मानो एनर्जी ये वाले, अगर मानो आप इसकी एनर्जी दे देते हैं और इसकी एनर्जी दे देते हैं, तब तो हम सरफेस एनर्जी निकाल लेंगे। लेकिन मानो अगर आप एक ग्लास के अंदर पानी भर के दे दो, फिर आप बोलोगे बताओ इस पानी की सरफेस एनर्जी कितनी है, हम कैसे निकालेंगे? हम कैसे निकालेंगे? हमें क्या पता कि इसकी सरफेस के ऊपर कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल के पास कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट है, हमें तो नहीं पता। दैट इज द रीजन हम क्या करते हैं, हर एक लिक्विड की सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं। सो सरफेस टेंशन को अभी मैं एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन कर रही हूँ, बाद में फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। सो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। ऑब्वियसली बात है हर लिक्विड की अलग अलग सरफेस टेंशन होगी। सो सरफेस टेंशन इज बेसिकली सरफेस एनर्जी ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एयर, या फिर नॉट एक्सपोज्ड टू द लिक्विड, एक्सपोज टू द एयर भी बोल सकते हैं, एक्सपोज टू द एयर। कि अगर मानो लिक्विड का 1 मीटर स्क्वायर का एरिया एयर से एक्सपोज्ड है, तो वो वाली जो सरफेस एनर्जी होती है उसको हम लोग यहाँ पर सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इस एग्जांपल से तुम्हें समझ आ जाएगा सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में डिफरेंस, क्योंकि लिटरली आई एम नॉट स्पीकिंग एनी स्टेटमेंट विच इज इंटेलेक्चुअल। Every surface tension is surface energy, but every surface energy is not surface tension. Exactly जो difference resistance और resistivity के बीच में है, वही यहाँ पर surface tension और surface energy के बीच में है। Surface energy जो सरफेस एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया की होती है वो सरफेस टेंशन है। तो अभी ऑब्वियसली बात है जैसे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी है, तो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड की डिफरेंट डिफरेंट सरफेस टेंशन होगी। अब तुम देखो मैंने दोनों जगह सेम लिक्विड लिया है, तो अगर मैंने सेम लिक्विड लिया है तो दोनों का सेम सरफेस टेंशन होगा ना। अगर सेम लिक्विड लिया है तो दोनों का सेम सरफेस टेंशन होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन वो सरफेस एनर्जी होती है जो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया की है। तो दोनों सेम ही तो लिक्विड है, तो दोनों सेम ही लिक्विड है, तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में सेम नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स रहेंगे सरफेस के ऊपर, तो उनकी सेम सरफेस एनर्जी होगी। तो दोनों सेम लिक्विड थी, इसीलिए जो सरफेस टेंशन का रेशियो है वो मुझे 1/1 मिलेगा। लेकिन मानो अगर बच्चों में सरफेस एनर्जी की बात करूं, तो तुम देखो ना ये यूनिटरी मेथड है कि भाई अगर सरफेस टेंशन वो एनर्जी है जो 1 मीटर स्क्वायर की एरिया की है, तो जो सरफेस एनर्जी ए के सरफेस एरिया से एस ए के सरफेस एरिया से एसोसिएटेड होगी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया। जब तक टॉपिक ना खत्म हो, मान के चलो 100% नहीं क्लियर हो रहा, यहीं पे 100% हो गया तो मैं फिर क्यों स्लाइड्स लेके आई हूँ? तो तुम्हें पहले से ज्यादा समझ आएगा, तुम्हें सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है कि अगर सरफेस टेंशन 1 मीटर स्क्वायर के एरिया की सरफेस एनर्जी है, तो अगर मानो मेरे पास कोई 1 से अलावा मानो 2, 3, 100,000 का सरफेस एरिया हो, तो मैं उसको सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास सरफेस एनर्जी आ जाएगा। तो जो पहले वाले की सरफेस एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा, जो मेरे पास पहले वाले की सरफेस एनर्जी है वो आ गई सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय पहले वाले की कितनी एरिया एक्सपोज्ड टू द एयर है। हम ना तो ये वाली एरिया ले रहे हैं, हम ना ये वाली एरिया ले रहे हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा हम कौन सी एरिया ले रहे हैं, और वो तुम्हें सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन से समझ आएगा। हम वो वाली एरिया लेंगे जिसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो एयर के साथ एक्सपोज्ड है, क्योंकि इन्हीं की मिलके जो एक्स्ट्रा एनर्जी है अंदर वाले मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में, वही तो मेरी सरफेस एनर्जी है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन तो आ गया T, और जो एरिया एयर के साथ एक्सपोज्ड थी वो वाली वैल्यू आ गई A, तो सरफेस एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर होगी T मल्टीप्लाइड बाय A। वैसे अभी अगर मैं दूसरे वाले सिनारियो की बात करूं, तो सरफेस टेंशन भले ही सेम है, सरफेस टेंशन भले ही सेम है, लेकिन जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एयर के साथ एक्सपोज्ड हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि जो सरफेस एरिया एयर के साथ एक्सपोज्ड है वो डिफरेंट है। ये एक बार जरा सा देखिए, पहले से ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो अगर मुझे इसकी सरफेस एनर्जी निकालनी है,
तो वो हो जाएगा कि कितनी सरफेस एनर्जी होती अगर ये वाला एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता विच इज द सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअली में ये एरिया कितना है विच इज 3 मल्टीप्लाइड बाय ए। तो पहले वाले की एनर्जी आ गई टी ए, दूसरे वाले की एनर्जी आ गई 3 TA, वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1/3। और डिस्कस करते हैं, जितना डिस्कशन करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। अब की बार मानो मैं इस तरीके से एक लिक्विड का ड्रॉप ले लेती हूँ, लिक्विड का ड्रॉप ले लिया, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि यार ये जो लिक्विड के ड्रॉप का जो रेडियस है ना इसकी वैल्यू है 3 मीटर, और ये लिक्विड ड्रॉप जिस लिक्विड का है उसकी सरफेस टेंशन होगी 50 न्यूटन पर मीटर। अभी यूनिट्स के ऊपर फोकस मत करो क्योंकि अभी आएगा सरफेस टेंशन, आगे एक और बार आएगा, तो यूनिट्स और डायमेंशंस बाद में संभालेंगे सरफेस टेंशन के। एनर्जी के तो ऑब्वियसली बात है जाउल होता है, चाहे वो सरफेस एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, वो हम लोग हमेशा जाउल में डिफाइन करते हैं। तो अभी तक आई एम होपिंग तुम लोग को ये पता लग चुका है कि अगर मानो भाई अगर मैं सरफेस एनर्जी की बात करूं तो इसके यूनिट्स और डायमेंशंस नॉर्मल एनर्जी वाले होंगे, कि अगर मानो मैं इसके यूनिट की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है इसका जो यूनिट है जाउल रहेगा, और मानो अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो इसके जो डायमेंशंस हैं एनर्जी वाले डायमेंशंस रहेंगे विच इज ml2 t-2। ठीक है, सरफेस टेंशन के यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, आगे जाके करेंगे। ठीक है, चलो तो टॉपिक पे अगर मैं वापस आऊं तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि लिक्विड की सरफेस टेंशन तो ठीक है 40 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर मानो मैं इस लिक्विड के 1 मीटर स्क्वायर की सरफेस एरिया लूं जो एयर के साथ एक्सपोज्ड है तो उसकी सरफेस एनर्जी हो जाएगी 40 जूल। यही मतलब है ना, यही मतलब है ना। ये लो अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जूल पर मीटर स्क्वायर, कि अगर पर मीटर स्क्वायर जो सरफेस एनर्जी बन रही है वो मेरे पास 40 जूल है। तो ये यूनिटरी मेथड हो गया कि भाई देखो 1 मीटर स्क्वायर अगर एक्सपोज्ड एरिया है एयर से, है ना, तो अगर उससे एसोसिएटेड एनर्जी 40 जूल है तो यहाँ पर देखो ना कितनी सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है। These are the liquid molecules that are exposed to the air. So what is the area of the liquid molecules exposed to the air? That is going to be the surface area of the sphere. तो वो मेरे पास कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 के स्क्वायर की एरिया से एसोसिएटेड मुझे यहाँ पर सरफेस एनर्जी निकालनी है। तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, वैल्यू मेरे पास आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 1 जूल। मैं देखो सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 36 9 4 36 पाई मल्टीप्लाइड बाय 40 72 72 1440 पाई जूल। ठीक है, ये मैंने तुम्हें पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया, एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन कराया जिसमें हम लोगों ने कोई फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल किया, बट नाउ आई एम होपिंग कि अब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो तुम्हें फॉर्मूला बड़ा कंसेप्चुअल लग रहा है कि भाई जो सरफेस एनर्जी होगी किसी भी लिक्विड सरफेस की वो हो जाएगा कितनी सरफेस टेंशन है मल्टीप्लाइड बाय कितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, एयर से कितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, क्योंकि आगे से हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले। तो रिपीट करते हुए एक और क्वेश्चन की हेल्प से, मानो आपकी बात मैं यहाँ पर ड्रॉप की जगह एक बबल ले लेती हूँ, आपकी बारी बबल है, तो तुम समझे बबल है तो ये जिस लिक्विड का बबल है मैंने तुम्हें उसकी सरफेस टेंशन दे दी, और इस लिक्विड बबल का जो रेडियस है मैंने तुम्हें वो भी दे दिया, और सरफेस एनर्जी मैंने तुमसे पूछा है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो सरफेस एनर्जी किसी भी लिक्विड का कितना होता है, वो हो जाएगा कि इस लिक्विड की सरफेस टेंशन कितनी है मल्टीप्लाइड बाय कितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है। तो तुम देखो ना यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर एक्सपोज्ड नहीं है, 8 पाई आर स्क्वायर एक्सपोज्ड है। देखो यहाँ पर ये वाले भी तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जो आधे एक्सपोज्ड हैं, लुक एट दिस। जो सरफेस एरिया मेरे पास बच्चों यहाँ पर एक्सपोज्ड है वो मेरे पास पाई आर स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करके तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा कि भाई पाई आर स्क्वायर तो एक तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया मेरे पास, ये जो मैंने येलो में बनाया है, लेकिन ये इकलौता नहीं है, यहाँ पर ये भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जो आधे लिक्विड में नहीं है। आधे लिक्विड में नहीं है तभी तो ये अनस्टेबल है, तभी तो इनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है।
तो अभी आई एम होपिंग तुम्हें सरफेस एरिया वाला कंसेप्ट समझ आ गया हो कि हम कौन सी सरफेस एरिया ले रहे हैं। देखो ये, तो एक ये मेरे पास 4πr², खत्म खत्म। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये मेरे पास आ गया सरफेस टेंशन की वैल्यू एसआई यूनिट में आ गई 10, सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई 8πr²। अब इसमें कोई फिजिक्स नहीं लग रही। देखो आंसर मेरे पास कितना आया, 80π r का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कितने गिवन है, 3 मीटर गिवन है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, सब बताया जा रहा है जसप्रीत, सुनते जाओ। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 720π। जाओ, ठीक है। अब मानो सेम कंसेप्ट को मैं रिपीट करूं, हर क्वेश्चन में सब कुछ बताया जा रहा है। नो कंसेप्ट दैट वाज taught about the surface tension और surface energy in these two slides are not being repeated। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना, नाम लेके कभी आंसर नहीं करूंगी। अब मानो मैं इसकी बात करूं कि ये मैंने एक रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड ले लिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड ले लिया। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर मानो ये जो लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन इतनी है, तो इसकी लेंथ की वैल्यू 4 मीटर है, ब्रेड्थ की वैल्यू 4 मीटर है, ब्रेड्थ की वैल्यू 1 मीटर है। तो तुमसे पूछा जा रहा है सरफेस एनर्जी कितना। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय कितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है। किससे एक्सपोज्ड है, किसी से भी जो लिक्विड नहीं है। तो अभी तुम यहाँ पर ध्यान से देखो कि वैसे अगर मानो तुम इसके एरिया को निकालना चाहो बच्चों, है ना, मैं अगर मानो इसके एरिया की बात करूं तो वो मेरे पास आ गया 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर विच इज इक्वल टू 4 मीटर का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ समथिंग थोड़ी लिख रहे हैं, हम यहाँ पर सरफेस एरिया ले रहे हैं। सरफेस एरिया जिनके अंदर ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आधे हैं लिक्विड में। तो अभी अगर तुम लोग गौर फरमाओ कि मानो मैं इसकी एक और इस तरीके से साइड से इमेज बनाऊं, तो एक तो ऊपर आ गया बच्चों मेरे पास 4 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो आधे लिक्विड से बाहर हैं, और उसी तरीके से एक मेरे पास आ गया नीचे वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो आधे लिक्विड के अंदर नहीं प्रेजेंट है। लिक्विड के अंदर नहीं प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये हम लोगों ने, यही तो कंसेप्ट है सरफेस एनर्जी का, कि जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा लिक्विड में नहीं है तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वही सरफेस एनर्जी है। तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है उसके अंदर मेरे पास 8 मीटर स्क्वायर आता है, 4 मीटर स्क्वायर ऊपर वाला, 4 मीटर स्क्वायर नीचे वाला। जैसे कि देखो ये है वो लिक्विड की फिल्म, तो एक तो 4 मीटर स्क्वायर ये वाला एरिया हो गया जिसके अंदर ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे जो आधे लिक्विड में प्रेजेंट है, पूरे के पूरे नहीं प्रेजेंट है, और एक 4 मीटर स्क्वायर का ये वाला सरफेस एरिया हो गया जिसके अंदर ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स है जो पूरे के पूरे लिक्विड में नहीं प्रेजेंट है, एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो ये देखो, तो वैल्यू सरफेस टेंशन की कितनी होगी, 5 की वैल्यू ऐसा यूनिट में, सरफेस एरिया की वैल्यू 8 की वैल्यू ऐसा यूनिट में, आंसर कितना आ गया 40 जूल। अब इजी लगने लग गया होगा, नॉट बिकॉज इट हैज गॉट इजी, अब भी बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज है। तो अभी ताकि हम थोड़ा सा और एफिशिएंट हो सके तो अब की बार मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आती हूँ कि सरफेस एनर्जी तो खैर निकालना ही है, अब की बार चेंज इन दी सरफेस एनर्जी निकालो। तो मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास ना एक ड्रॉप था, इस लिक्विड ड्रॉप के रेडियस की वैल्यू थी 3 मीटर। ध्यान से देखना, इस लिक्विड ड्रॉप के रेडियस की वैल्यू थी 3 मीटर। अब यहाँ पर बोला गया है कि किसी एक्सटर्नल सिनेरियो की वजह से इसके रेडियस को कम कर दिया जाता है। तो अब जो इसका रेडियस है 3/2 है SI यूनिट में, ठीक है। तो चेंज इन दी सरफेस एनर्जी पूछा हुआ है, लिक्विड के ड्रॉप से चेंज इन दी सरफेस एनर्जी पूछा हुआ है। तो एक तरीके से देखो तो ऐसा तो मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं किया, लास्ट के 3 क्वेश्चन सरफेस एनर्जी को निकालने पे थे, अभी चौथा क्वेश्चन सरफेस एनर्जी को निकालने पे मैंने बस एक स्टेप ऐड कर दिया कि अब की बार ऐसा करो, सिर्फ सरफेस एनर्जी मत निकालो, अब की बार चेंज इन दी सरफेस एनर्जी निकालो। तो चेंज इन दी सरफेस एनर्जी क्या होगा, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो चेंज इन दी सरफेस एनर्जी हो जाएगा फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस द इनिशियल सरफेस एनर्जी। तो निकालते हैं ना, इस फॉर्मूला में ही मत सब्स्टिट्यूट करने लग जाना, अलग अलग से इनिशियल और फाइनल सरफेस एनर्जी निकालो। आओ निकालते हैं। तो अगर मैं इनिशियल सरफेस एनर्जी की बात करूं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू SI यूनिट में 40 है,
ड्रॉप है तो ड्रॉप में सिर्फ 4πr² है वो वाला एरिया जिसके अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है एक्सपोज्ड है, मतलब पूरा का पूरा लिक्विड में नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया 4πr², है ना। तो ये मेरे पास कितना बना 40 मल्टीप्लाइड बाय 4π3²। तो ये मेरे पास कितना बना, ये मेरे पास बना 160π मल्टीप्लाइड बाय 9। हाँ जी, एक बार जरा सा देखो 1080 नहीं तो आंसर बता रहे होगे मैं भी फाइनल। ये देखो ये मेरे पास आ गया इनिशियल सरफेस एनर्जी। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो कोई फिजिक्स नहीं लग रही ना, नो फिजिक्स हियर, ओनली मल्टीप्लीकेशन, ओनली वन मैथमेटिकल टूल विच इज मल्टीप्लीकेशन। उसी तरीके से अगर मैं फाइनल सरफेस एनर्जी निकालूं तो ये मेरे पास आ गया सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर कितनी सरफेस एनर्जी है, सरफेस एरिया है। तो जो सरफेस एरिया एयर से एक्सपोज्ड है, ड्रॉप है, तो जो बिल्कुल बाहर वाली जो एरिया है वही एयर से एक्सपोज्ड है। तो ये मेरे पास आ गया 4π3/2²। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है अगर तुम लोग देखो, और सारी चीजें सेम है, बस डिनोमिनेटर में आपकी बात 4 आ रहा है। तो इनिशियल आ गया, फाइनल आ गया। अब देखो, अब हम कोई फिजिक्स नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे पास कितना आ गया, फाइनल आ गया मेरे पास 1440π/4, और ये मेरे पास आ गया 1440π। निकालो निकालो जितना मर्जी आंसर आ रहा हो। मुझे ये बताओ क्या समझ आ रहा है, चौथी बार हम लोगों ने सरफेस एनर्जी निकाली और चौथी बार 2 बार सरफेस एनर्जी निकाली है। अब के बाद मानो मैं तुम्हें एक थोड़ा सा और ट्विस्ट लेके आऊं कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास ना 8 छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉप्स थे। तो 8 छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉप्स अगर एक बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बताओ चेंज इन दी सरफेस एनर्जी कितना आएगा अगर ये जो लिक्विड ड्रॉप्स जिन लिक्विड के बने हुए हैं उसके सरफेस टेंशन की वैल्यू है T। तो चेंज इन दी सरफेस एनर्जी पूछा हुआ है, मतलब तुम्हें सरफेस एनर्जी का देखो एक ही फॉर्मूला है, कितनी सरफेस टेंशन है मल्टीप्लाइड बाय कितना वो सरफेस एरिया है जिसके अंदर ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स है जो पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर नहीं प्रेजेंट है। चेंज पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। चेंज के पॉजिटिव होने का मतलब बढ़ गया, चेंज के नेगेटिव होने का मतलब घट गया। चेंज तो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है ना, चेंज का थोड़ी कुछ है। तो अभी चेंज इन दी सरफेस एनर्जी पूछा हुआ है, तो चेंज इन दी सरफेस एनर्जी हो गया फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। अब इस इक्वेशन को मत छेड़ना, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं पे सब्स्टिट्यूशन करने लग जाते हैं, इतनी लंबी इक्वेशन लिख दी, घबरा जाओगे और सिली मिस्टेक करोगे। तो तुम्हें पता लग गया ना अप्रोच कि चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और कोई अप्रोच हो ही नहीं सकता। तो इनिशियल और फाइनल निकाल लो। तो सबसे पहले इनिशियल को मैं निकालूं तो ध्यान से देखना 8 ड्रॉप्स है, तो मेरे पास इनिशियल सरफेस एनर्जी हो जाएगी 8 की सरफेस एनर्जी। 8 की सरफेस एनर्जी कितनी, 8 मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 1 का कितना सरफेस एरिया है। ये देखो दिस इज द सरफेस एनर्जी रिलेटेड टू 1 ड्रॉप। ऐसे 8 ड्रॉप्स आ रहे हैं, सो मल्टीप्लाइड बाय 8 करूंगी तब जाके मुझे इनिशियल सरफेस एनर्जी मिलेगी। तो इनिशियल सरफेस एनर्जी मेरे पास कितनी आ गई कि अगर मानो 8T को मैं यहाँ पर कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास आ गया 4πr²। ये आ गई मेरे पास इनिशियल सरफेस एनर्जी। अब बात यहाँ पर ये है कि फाइनल सरफेस एनर्जी भी मैं निकालने चलूं तो मानो मैं इसके रेडियस को कैपिटल R बोल लूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल सरफेस एनर्जी, फाइनल सरफेस एनर्जी में एक ही ड्रॉप है, तो फाइनल सरफेस एनर्जी हो जाएगा ये वाले ड्रॉप की सरफेस एनर्जी, जो हो गया सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय वो वाला सरफेस एरिया जो एयर के साथ एक्सपोज्ड है। अब बात ये सब्सटीट्यूशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी सब्सटीट्यूट कर दूंगी। दिक्कत बस ये है कि जब मैं इसको सब्सटीट्यूट कर रही हूँ तो कैपिटल R आ रहा है, और इसको सब्सटीट्यूट कर रही हूँ तो स्मॉल r आ रहा है। मतलब मुझे स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, और ये मैं तुम्हें इसी चैप्टर में आई बिलीव 2 अलग अलग जगह करवा चुकी हूँ, जब मल्टीपल ड्रॉप्स आते हैं और एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। तो सब्सटीट्यूशन करने को तुम लोग कर दोगे, है ना। अब यहाँ पर देखो बच्चों, समझो मैं क्या बोल रही हूँ। आंसर तुम्हें देखना है किसकी टर्म्स में है। अगर मानो बच्चों जो आंसर दिया हुआ है
जस्ट 1 सेकंड। 8 और 4 कितना? अगर आंसर कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म्स में दिया है तो ये है ना? ऑब्वियस सी बात है ना? अगर आंसर कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म्स में दिया हुआ है तो ये है। लेकिन मानो अगर जो आंसर है वो स्मॉल आर के टर्म्स में दिया है तो तुम्हें कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम की कंजर्वेशन से निकाल लो कि भाई 8 बार जब इतनी छोटी छोटी वॉल्यूम के ड्रॉप्स आ रहे हैं तब जाके एक बड़ी वॉल्यूम का ड्रॉप बन रहा है। तो ये मेरे पास आया 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब इट इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। तो मेरे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर इज कैपिटल आर। तो अगर तुम्हें स्मॉल आर के टर्म्स में आंसर चाहिए तो कैपिटल आर को भगाना पड़ेगा। तो कैपिटल आर को भगा दो। तो कैपिटल आर को भगा दूं तो यहाँ पर आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ये देखो। अब आगे कोई मतलब कोई फिजिक्स नहीं है यहाँ पर अभी। तो ये मेरे पास आ गया 16 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल टी माइनस 32 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल टी। ये मेरे पास आ गया माइनस 16 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल टी। वैसे ही तुम्हें ये भी बोला जा सकता था, मानो जब तुम ऑप्शन को देख रहे हो तो ऑप्शन मानो कैपिटल आर के टर्म्स में है, ये भी हो सकता है। तो क्या दिक्कत है, स्मॉल आर को आपकी बार कैपिटल आर के टर्म्स में लिख देना। तो ये मेरे पास देखो, अब की बार मैं क्या करूंगी, अब की बार जो स्मॉल आर है उसको मैंने कैपिटल आर की टर्म्स में लिख दिया। देखो, तो ये मेरे पास आ गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी माइनस 8 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी विच गिव्स मी माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी। ये आंसर अलग अलग थोड़ी है, सब सेम है। कभी तुम्हें लग रहा हो 6 प्लस 1 भी होता है, 5 प्लस 2 भी होता है, 14 डिवाइडेड बाई 2 भी होता है, 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी होता है, सब सेम है। तो तुम्हारा अप्रोच डिपेंड करेगा, जैसे कि मानो जैसे तुमने इनिशियल सरफेस एनर्जी फाइनल सरफेस एनर्जी निकाल लिया, तो अभी चेंज इन सरफेस एनर्जी अगर पूछा हुआ है तो तुम्हारा अप्रोच डिपेंड करेगा आंसर किस टर्म्स में गिवन है। अगर आंसर स्मॉल आर कैपिटल आर के टर्म्स में गिवन है तो आ चुका है। लेकिन मानो अगर स्मॉल आर के टर्म्स में गिवन है या सिर्फ कैपिटल आर के टर्म्स में गिवन है, तो ऐसे सिनारियो में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। मानो अब की बार 27 स्मॉल बबल्स आ रहे हैं, ये सब कोलीज कर जाते हैं और एक बड़ा बबल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब की बार मैं ना तुम्हें स्मॉल आर की वैल्यू दे रही हूँ। अब की बार स्मॉल आर की वैल्यू मैंने तुम्हें दे दी 1 मीटर, ठीक है। और बच्चों जो सरफेस टेंशन है ना, मानो सरफेस टेंशन की वैल्यू मैंने तुम्हें दे दी 10 जूल पर मीटर स्क्वायर। अब की बार एग्जैक्ट नंबर आएगा, है ना, ये देखना एक बार एग्जैक्ट नंबर की फॉर्म्स में तुमसे पूछा हुआ है कि अगर 27 स्मॉल बबल्स, चाहे बड़ा बबल छोटे में टूट जाए, छोटा बड़े में हो जाए, सब में सेम होगा सर ने कहा, चेंज ही तो निकाल रहे हो। तो चेंज यहां से लेके यहां तक जाओ, यहां से लेके यहां तक जाओ, उस पर थोड़ी अप्रोच डिपेंड करेगा कि मैं यहां से लेके यहां तक जा रही हूँ, यहां से लेके यहां तक जा रही हूँ। अप्रोचेस दी सेम, ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मानो आपकी बार इस तरीके से छोटे छोटे बबल मिलके एक बड़ा बबल बना रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा बताओ व्हाट इज द चेंज इन द सरफेस एनर्जी। तो चेंज इन दी सरफेस एनर्जी देखो, चाहे तुम लेफ्ट से राइट तक जाओ या राइट से लेफ्ट तक जाओ, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो आपके सब सब्सटीट्यूशन बदल जाएंगे। जब आप ऐसे जा रहे हो तो ये फाइनल है, जब आप ऐसे जा रहे हो तो ये फाइनल है ना। तो अभी मुझे फोकस करना है सिर्फ फाइनल सरफेस एनर्जी और इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालने के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालूंगी, जहां पर मेरे पास 27 ड्रॉप्स हैं। तो अभी अगर मानो मैं इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालूं तो ये 27 ड्रॉप्स का है, तो पहले 27 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। और एक ड्रॉप का कितना है देखो, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, एक ड्रॉप का देखो कितना है, एक ड्रॉप का हो गया मेरे पास सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अच्छा ड्रॉप नहीं है ना, बबल है, बबल है तो 8 आएगा। यहाँ पर आ गया मेरे पास 8 पाई आर का स्क्वायर। वी हैव बीन थ्रू दिस। तो अगर एक बबल का इतना सरफेस एनर्जी है तो इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालने में 27 बबल्स में लूंगी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 216 पाई आर स्क्वायर सरफेस टेंशन। 216 सरफेस टेंशन की वैल्यू 10 है, तो ये देखो इतना आ गया।
देखना, अब मैं यहाँ पर फाइनल सरफेस एनर्जी निकालूंगी। तो जैसे मैं फाइनल सरफेस एनर्जी के ऊपर गई तो यहाँ पर एक ही बबल है, तो ये हो गया सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय इसकी कितनी एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है। तो अब दिक्कत आ गई ना, मेरे पास तो कैपिटल आर है ही नहीं। देखो, मेरे पास तो कैपिटल आर है ही नहीं, तो कैपिटल आर को निकालूंगी मैं कैसे, जैसे अभी यहां पर निकाला है। जैसे इसी चैप्टर के अंदर हम लोगों ने दो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां पर क्वेश्चन कराए थे, वरना यहाँ पर मुझे दो और क्वेश्चंस करवाने पड़ते ताकि तुम्हें समझ आता, लेकिन अब नहीं करवाने पड़ेंगे कि मेरे पास कैपिटल आर नहीं है लेकिन मेरे पास स्मॉल आर है, तो वॉल्यूम की कंजर्वेशन से मैं चल सकती हूँ कि भाई देखो 27 बार जब इस तरीके से नन्हे मुन्ने छोटे मोटे ड्रॉप्स आए हैं, तब जाके एक बड़ा ड्रॉप बना है जिसकी रेडियस की वैल्यू है कैपिटल आर। तो 27 स्मॉल आर का क्यूब इट इज इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब। कैपिटल आर आ गया 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर विच इज 3 टाइम्स ऑफ 1 मीटर विच गिव्स मी 3 मीटर। तो आ गया ना, ये देखो हम डायरेक्ट अप्रोच ले रहे हैं, हमारा डायरेक्ट अप्रोच ही हमें बता रहा है कि बीच बीच में स्टेप्स कौन से होने चाहिए, बीच बीच में स्टेप्स कौन से होने चाहिए, है ना। तो दैट्स इट, आओ अभी इसको सॉल्व करें। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सरफेस टेंशन की वैल्यू 10 है, ये आ गया 8 पाई, यहाँ पर आ गया 3 का स्क्वायर बोले तो 9, है ना। ये मेरे पास आ गया 720 पाई। जाओ, तो अब सब्सटीट्यूट कर रहे हो, देख लो अभी, अब सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो फाइनल आ गया मेरे पास 720 पाई। इनिशियल मेरे पास आ गया 2160 पाई, आ गया। वट एवर गिव्स यू द आंसर, गिव्स यू द आंसर। इनिशियल और फाइनल को निकालो, चाहे बिग बबल छोटे छोटे बबल्स में टूटे, छोटे छोटे बबल्स मिलके एक बड़ा बबल बनाए, छोटे ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बनाए, या बड़ा ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉप में टूटे। देर इज ओनली वन अप्रोच, चेंज इनिशियल माइनस फाइनल होता है, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो तुम्हें सरफेस एनर्जी निकालनी है, सरफेस एनर्जी खत्म। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, सरफेस टेंशन जो है ना, सरफेस टेंशन का एक और डेफिनेशन है। जैसे सरफेस टेंशन, गौर फरमाइएगा, सरफेस एनर्जी होती थी 1 मीटर स्क्वायर एक्सपोज्ड एरिया की, दिस इज द सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। उसी तरीके से ये फोर्स है जो बॉडी के ऊपर लगता है, जिसका 1 मीटर का एक्सपोज्ड लेंथ है। मानो अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पर इस तरीके से ना पानी है, गौर फरमाइएगा, यहाँ पर इस तरीके से पानी है, तो पानी की कुछ सरफेस टेंशन है, मानो मैं पानी की सरफेस टेंशन को मैं यहाँ पर टी मान रही हूँ। अब मानो बच्चों मैं यहाँ पर इस तरीके से एक छोटी सी नीडल रख दूं, नीडल रख दूं, तो ध्यान से देखना कि जब मैं इस नीडल को इस तरीके से ऊपर से देखूंगी ना, तो मुझे ये नजर आएगा कि भाई ऐसी एक नीडल है और ये जो नीडल है इस तरीके से पानी से सराउंडेड है, मानते हो। तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर देखो एक्सपोज्ड लेंथ कितनी है, एक्सपोज्ड लेंथ बॉडी की लिक्विड पे, तो एक तो ये वाली एक्सपोज्ड लेंथ है, मतलब अब की बार हम यहाँ पर हम एक्सपोज्ड एरिया लिक्विड का निकाल रहे थे क्योंकि हम सरफेस एनर्जी लिक्विड के निकाल रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बिल्कुल कंपेयर मत करना। अब हम फोर्स निकाल रहे हैं जो बॉडी के ऊपर लगेगा, तो अभी अगर हम वो फोर्स लगा रहे हैं जो बॉडी के ऊपर लगेगा, तो अब की बार हम बॉडी की एक्सपोज्ड लेंथ लेंगे, वो वाली लेंथ बॉडी की जो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है। तो एक तो ये वाली लेंथ आ गई एल, और उसी तरीके से एक ये वाली लेंथ आ गई एल। तो कहना है इसे कि भाई यहाँ पर जो एक्सपोज्ड लेंथ है ऑफ द नीडल, नीडल की जो एक्सपोज्ड लेंथ है उसकी वैल्यू यहाँ पर 12 है। अगर मानो मैं बोलूं कि ये जो नीडल है उसकी लेंथ की वैल्यू एल है, तो मैं बोल रही हूँ कि अब जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, अब यहाँ पर इस नीडल के ऊपर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू द सरफेस टेंशन, इट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 12। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना ऐसे लगेगा, देखो इफ आई हैव टू ड्रॉ द डायरेक्शन, ये कि जो लिक्विड है, अभी हम लोगों ने देखा ना लिक्विड सरफेस की चिपकती है, तो यहाँ पर जो लिक्विड है बॉडी से नहीं चिपकेगी, तो वो बॉडी को अंदर बुला रही है, बॉडी नीचे उसके वेट की वजह से जा रही है, बॉडी के ऊपर क्या बॉइंट फोर्स लग रहा है, मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि बिकॉज ये जो सरफेस है बॉडी का लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है लिक्विड की टुवर्ड्स सरफेस टेंशन की वजह से। तो मैं ये बोल सकती हूँ सरफेस टेंशन जितनी ज्यादा, greater is the force that will act on the body in contact with the liquid।
तुम लोगों ने कभी कभी देखा भी होगा कि जो थाली है, मानो अगर तुम बर्तन वगैरह धो रहे हो, तो जो थाली है मानो नीचे अगर गीली सरफेस है, तो तुम्हें ऐसे लगता है कि इस गीली सरफेस ने थाली को चिपका लिया है, कि एकदम से तुम्हें झटका देना पड़ता है तब जाके वो थाली उठती है। कटोरी से भी हो सकता है, तुम ये तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। पानी डालो, पानी रखो और मतलब सरफेस के ऊपर पानी रखो और उसके ऊपर कटोरी रखो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल चिपक गई है, तुम्हें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको उठाने के लिए। तो ये जो फोर्स होता है जो बॉडी के ऊपर लगता है, बिकॉज वो लिक्विड के साथ कॉन्टैक्ट में है, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। और जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, दैट इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द एक्सपोज लेंथ, वो वाली लेंथ, एरिया नहीं, वो वाली लेंथ जिससे जो लिक्विड है कॉन्टैक्ट में है। जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, रेडियस की वैल्यू है 0.1 मीटर, और मैं इसको एक लिक्विड की सरफेस के ऊपर रख रही हूँ। उस लिक्विड की सरफेस टेंशन की वैल्यू है 5 न्यूटन पर मीटर। मतलब अगर एक्सपोज लेंथ इस सिलेंडर की 1 मीटर है, तो इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में 5 मीटर का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अभी 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो मानो ये इस सिलेंडर को मैं इस तरीके से लिक्विड के ऊपर रख दूं। अब तुमसे यही पूछा हुआ है कि कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर ड्यू टू द सरफेस टेंशन, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय कितनी एक्सपोज्ड लेंथ है, एक्सपोज्ड लेंथ बॉडी की, जो किसके साथ, लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है। तो तुम देखो ना, ये है ना वो वाली लेंथ, यहां पर ऐसे फोर्स लगेगा, दिस इज द लेंथ, लेंथ की बात कर रहे हो आप, दिस इज द लेंथ विच इज एक्सपोज्ड टू द लिक्विड। तो ये लेंथ मेरे पास कितनी है, बताओ, ये जो एक्सपोज्ड लेंथ है मेरे पास कितनी है, इट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये वाली वैल्यू आ गई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.1। तो सरफेस टेंशन आ गया मेरे पास एसआई यूनिट में 5, एक्सपोज्ड लेंथ आ गई मेरे पास 0.2 टाइम्स ऑफ पाई, और ये आंसर मेरे पास आ गया पाई न्यूटन। कि भाई ये है वो वाली लेंथ सिलेंडर की जो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में थी। तो अभी सिलेंडर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय ये वाली लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस टेंशन। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। नीडल ले लूं मैं, कि भाई ये जो नीडल है इस तरीके से पानी के ऊपर तैर रही है, तो नीडल की लेंथ है 20 मीटर, और जो सरफेस टेंशन है लिक्विड का, इट इज 6 न्यूटन पर मीटर। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कितना फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से इस नीडल के ऊपर। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। देखो कि अगर मानो मैं ऊपर से व्यू लूं, देखना, अगर मैं ऊपर से व्यू लूं तो मेरे पास जो नीडल है ऐसे एग्जिस्ट कर रही है ना, ध्यान से देखिएगा, मेरी जो नीडल है वो इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां पर एक तो ये वाली लेंथ है जो एक्सपोज्ड है, ध्यान देना, एक तो ये वाली जो लेंथ है वो एक्सपोज्ड है, जो कि है मेरे पास 20 मीटर, है ना। और उसी तरीके से यहां पर एक मेरे पास ये वाली लेंथ है जो लिक्विड के साथ अटैच्ड है, जो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई जो एक्सपोज्ड है, 40 मीटर। So there is only one formula for force because of the surface tension. Force because of the surface tension is surface tension multiplied by the exposed length. तो सरफेस टेंशन हो गया मेरे पास एसआई यूनिट में 6, एक्सपोज लेंथ एसआई यूनिट में हो गई 40, आंसर आ गया एसआई यूनिट में फोर्स का 240 न्यूटन। मानो अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं कि भाई ये मेरे पास इस तरीके से एक रिंग है, 4 मीटर की रिंग है, एक लिक्विड के ऊपर तैर रही है, ठीक है। तो तुमसे बस वही पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। तो अभी तुम्हें फिर समझना पड़ेगा, मेरे पास एक तो ये वाली एक्सपोज्ड लेंथ आ गई, ये देखो, एक तो ये वाली लेंथ आ गई जो हमारे पास क्या है, हाँ जी, एक तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ गई जो लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में है, which is equal to 2 pi r। और उसी तरीके से एक मेरे पास ये वाली लेंथ आ गई जो लिक्विड के साथ, लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में है, एक मेरे पास ये एक्सपोज्ड लेंथ आ गई विच इज अगेन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 4। डिफरेंट डिफरेंट रेडियस दिया होता तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस लेते। अब ऑब्वियसली बात है, अगर रेडियस सेम दिया हुआ है तो सेम ही लोगे ना,
एक्सपोज लेंथ निकाल लोगे फिर तुम्हारा बच क्या जाता है, मल्टीप्लीकेशन है तो बच जाता है। ये जो फोर्स आएगा सरफेस टेंशन की वजह से, इट इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द एक्सपोज्ड लेंथ। तो सरफेस टेंशन ऐसा यूनिट में हो गया, नहीं गिवन था क्या यहाँ पे, दे देती हूँ मैं, बिना उसके सॉल्व नहीं होगा। सरफेस टेंशन की वैल्यू मानो 10 न्यूटन पर मीटर गिवन है, उसके बिना नहीं सॉल्व होगा, दिया ही जाएगा। तो सरफेस टेंशन मेरे पास आ गया 10 न्यूटन पर मीटर। लेंथ की वैल्यू मेरे पास आ गई 8 पाई 8 पाई 16 पाई मीटर। तो ये मेरे पास कितना हो गया 165 न्यूटन। तो अब अगर मानो मैं सरफेस टेंशन के यूनिट्स एंड डिमेंशंस के ऊपर आऊं, जो मैंने तुम्हें बोला था लास्ट में कराऊंगी, तो तुम देखो ना, अगर मैं इसके यूनिट को डिफाइन करूं एनर्जी की टर्म्स में, तो ये वो एनर्जी है जो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया की है, तो वो आ गया जूल पर मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मैं इसको डिफाइन करूं फोर्स की टर्म्स में, तो ये वो फोर्स है जो पर मीटर एक्सपोज्ड लेंथ के ऊपर लगता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया न्यूटन पर मीटर। चाहे तुम यहां से डायमेंशंस निकालो, यहां से डायमेंशंस निकालो, डायमेंशंस थोड़ी डिफरेंट आएंगे। तो अभी मानो अगर मैं डायमेंशंस निकालना चाहूँ, कहीं से भी कर लो, मानो मैं फोर्स बाय एल की टर्म्स में निकालना चाहूँ, तो फोर्स मेरे पास आ गया एम एल टी माइनस 2, ये मेरे पास आ गया एल, तो देखो ये मेरे पास आ गया एम टी माइनस 2। क्या ये क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास एक्सेस प्रेशर है। तो एक्सेस प्रेशर का अगेन कोई हम लोगों को डेरिवेशन नहीं करना है, देयर इज एन एग्जैक्ट फॉर्मूला जो तुम्हें याद होना चाहिए, मैं बता देती हूँ। सो दिस इज अ ड्रॉप इन एयर, यहाँ पर आ गया लिक्विड बबल इन एयर, और उसी तरीके से यहाँ पर आ गया लिक्विड बबल इन लिक्विड। तो अभी देखो ये एक्चुअली में टॉपिक क्या है, एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या, तुम खुद बताओ। चाहे मैं बच्चों ड्रॉप की बात करूं या फिर मैं बबल की बात करूं, बाहर की डायरेक्शन में बल जाए ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स है ना, बिल्कुल ऐसे चाहते हैं कि जो ड्रॉप है वो फट जाए और इधर उधर चले जाए। वो देख पा रहे हो ना कि चाहे मैं ड्रॉप की बात करूं या फिर बबल की बात करूं, इनके अंदर बाहर की डायरेक्शन में बल है, एक स्फीयर के फॉर्मेट में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये तभी होगा ना जब अंदर वाला प्रेशर बड़ा हो, कि मानो अगर मैं बोलूंगी भाई अंदर वाला प्रेशर पी आई है, प्रेशर ऑन द इनसाइड, और बाहर वाला प्रेशर पी ओ है, विच इज प्रेशर ऑन द आउटसाइड। तो आउटवर्ड बल्ज हम सिर्फ देखना, हम लोग आउटवर्ड बल्ज को सिर्फ तभी हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई कर पाएंगे अगर मैं ये बोलूं अंदर जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा है। अंदर वाला जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा है, तो इसी को एक्सेस प्रेशर बोला जाता है। ध्यान से देखना, इनसाइड प्रेशर माइनस द आउटसाइड प्रेशर, दिस इज द एक्सेस प्रेशर। कि एक्सेस प्रेशर कितना यहाँ पर ड्रॉप के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके सिर्फ 3 सिनारियोज हो सकते हैं। अगर मानो मैं एक्सेस प्रेशर की बात करूं बच्चों, एक ड्रॉप की जो एयर के अंदर है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 2T/R, T इज द सरफेस टेंशन। अगर मानो मेरे पास एक बबल है जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 2 फ्री सरफेसेस हैं, मतलब यहाँ पर 2 एक्सपोज्ड सरफेसेस हैं। अभी हम लोग करके हटे हैं, यहाँ पर जो सरफेस एरिया एयर के साथ कांटेक्ट में है वो 4πr² है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास एक्सपोज्ड सरफेस एरिया एयर के साथ कांटेक्ट में है वो 8πr² है। उसी तरीके से यहाँ पर एक्सेस प्रेशर भी डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, अभी देखो मैं टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में मत फंसना, यहाँ पर 1 फ्री सरफेस थी, 1 सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी ऑफ द लिक्विड वाज इन कांटेक्ट विद द एयर। यहाँ पर 2 सरफेसेस हैं, एक ये वाली सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में, एक ये वाली सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में है। तो डबल फ्री सरफेसेस, तो डबल एक्सेस प्रेशर 4T/R। यहाँ पर मेरे पास आ गई 2 फ्री सरफेसेस। और उसी तरीके से अगर मैं एक बबल को लिक्विड में रख दूं, तो अब की बार फिर ये इसको तुम लोग फ्री सरफेस नहीं मान सकते। अब की बार सिर्फ और सिर्फ ये वाली सरफेस है जो फ्री है। जैसे कि देखो, अगर मुझे बच्चों जो फ्री सरफेस है उसको हाईलाइट करना हो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है वो फ्री सरफेस, बोले तो वो वाली सरफेस जो यहाँ पर एयर के साथ कांटेक्ट में है। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक तो मेरे पास ये वाली सरफेस है जो एयर के साथ कांटेक्ट में है,
है ना। और एक मेरे पास यहाँ पर ये वाली सरफेस थी जो एयर के साथ कांटेक्ट में थी, है ना। देखो ये टू फ्री सरफेसेस। लेकिन अगर मानो बबल लिक्विड के अंदर है, तो बच्चों अगर बबल लिक्विड के अंदर हो गई तो बाहर वाली सरफेस तो एयर के साथ कांटेक्ट में है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाली सरफेस है जो मेरा एयर के साथ कांटेक्ट में है। तो वन फ्री सरफेस का फॉर्मूला बता तो दिया, 2T/r। ये देखो एक फ्री सरफेस है तो एक्सेस प्रेशर 2T/r है, दो फ्री सरफेसेस हैं तो जो फॉर्मूला है 4T/r है। और ये हमारा टॉपिक खत्म। अगर मानो मुझे 2 क्वेश्चंस कराने हो टू गिव यू एन आइडिया, वो तुम्हें बोले कि भाई इस तरीके से एक लिक्विड का ड्रॉप है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास इस तरीके से लिक्विड का ड्रॉप है और मैंने तुम्हें बोला कि इस लिक्विड की सरफेस टेंशन है 4 न्यूटन पर मीटर, और मैंने तुम्हें रेडियस दे दिया, रेडियस की वैल्यू है 2 मीटर। तो या तो डायरेक्ट चीजें पूछी जाए। अब देखो डायरेक्ट चीजें क्या पूछी जा सकती हैं कि अगर प्रेशर ऑन द आउटसाइड 6 पास्कल है तो ये लो इनसाइड प्रेशर पूछ लिया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, इसमें तुम लोगों ने, तुम्हारा कोई दिमाग नहीं लग रहा है यहाँ पे। देयर इज ओनली वन फॉर्मूला फॉर वन फ्री सरफेस। यहाँ पर वन फ्री सरफेस है, सो एक्सेस प्रेशर विच इज द इनसाइड प्रेशर माइनस द आउटसाइड प्रेशर, वैल्यू आ गई 2T/r। अब यहाँ पर जितने भी चीजें हैं सब गिवन है, एक नहीं गिवन और वही निकालनी है। जैसे इनसाइड प्रेशर नहीं गिवन लेकिन आउटसाइड प्रेशर दिया हुआ है, सरफेस टेंशन की वैल्यू ऐसा यूनिट में दी हुई है, रेडियस की वैल्यू ऐसा यूनिट में दी हुई है। तो अगर मुझसे एक्सेस प्रेशर पूछते, देखना, अगर मानो मुझसे एक्सेस प्रेशर पूछा जाता तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 पास्कल, है ना। लेकिन मुझसे अभी यहाँ पर इनसाइड प्रेशर पूछा हुआ है तो मेरे पास आ जाएगा इनसाइड प्रेशर माइनस द आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब इनसाइड प्रेशर आ गया मेरे पास इतना, विच इज 10 पास्कल। एक तो आगे ये वाले क्वेश्चंस, यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास एक बबल प्रेजेंट है और ये पूरा का पूरा पानी है। तो तुमसे अभी यहाँ पर ये बोला हुआ है कि अगर मानो ये जो बबल प्रेजेंट है वो यहाँ पर 2 मीटर की डेप्थ के ऊपर प्रेजेंट है। पानी जो है यहाँ पर, ये पानी है जिसकी डेंसिटी है 10⁻³ kg/m³। तो पानी के 2 मीटर डेप्थ के ऊपर यहाँ पर ये जो बबल है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है पानी की, मानो ये वाली वैल्यू को मैं तुम्हें दे दूं, ये वाली वैल्यू मैं तुम्हें दे दूं 2000 पर न्यूटन, और यहाँ पर जो रेडियस ऑफ द बबल है, रेडियस ऑफ द बबल मैं तुम्हें दे रही हूँ 0.5 मीटर। तो तुमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर जो इस बबल के अंदर है। दो ही चीजें पूछी जा सकती, तीसरा क्या क्वेश्चन बनेगा, या एक्सेस प्रेशर बता दो या इनसाइड प्रेशर बता दो। समझ गए क्वेश्चन? कोई दिमाग नहीं लगाना है तुम्हें यहाँ पे। यू ओनली हैव वन फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट इट। देखना कि भाई इसके अंदर एक प्रेशर है PI, इसके बाहर एक प्रेशर है PO। आई ओनली हैव वन फॉर्मूला, देयर आर नो फॉर्मूलाज। तो जो एक्सेस प्रेशर होता है विच इज इनसाइड प्रेशर माइनस द आउटसाइड प्रेशर, यहाँ पर वन फ्री सरफेस है क्योंकि बबल लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, तो ये वाली वैल्यू होगी 2T/r। अब T और R की वैल्यू मेरे पास प्रोवाइडेड है, तो मानो अगर मैं इन सारी वैल्यूज को इस तरीके से SI यूनिट में अगर मानो मैं सब्स्टिट्यूशन करूं तो ये वाली वैल्यू आ जाती है मेरे पास 8000 पास्कल्स। तो एक्सेस प्रेशर मैंने निकाल लिया, एक्सेस प्रेशर है 8000 पास्कल। क्या दिमाग लगाया तुमने? तुमने कोई दिमाग नहीं लगाई, यू हैव सिंपली सब्स्टिट्यूटेड टू गेट टू द आंसर। अब मानो अगर तुमसे इनसाइड प्रेशर पूछते हैं तो भाई यही तो फॉर्मूला है कि इनसाइड प्रेशर माइनस द आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू 8000। तो अगर आप मुझसे इनसाइड प्रेशर पूछ रहे हो, इसका मतलब मुझे मेरा दिमाग लगाना शुरू करना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर आउटसाइड प्रेशर निकालूं, कि आउटसाइड कितना प्रेशर है। तो आउटसाइड प्रेशर, ये यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था कि ये देखो कि लिक्विड के D डेप्थ के अंदर कितना प्रेशर प्रेजेंट होगा। ρGH थोड़ी आएगा, क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर जो प्रेशर है ρGH है। एटमॉस्फेयर कोई और लगाएगा, मैं नहीं समझाऊंगी। अगर ये तुम्हें नहीं समझ आया, डो नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10 क्वेश्चन करवा चुके तुम्हें गॉज प्रेशर के ऊपर या फिर प्रेशर इनसाइड लिक्विड के ऊपर। तो मैं बोल दूंगी कि भाई देखो यहाँ पर बाहर का जो प्रेशर है, तो एक तो आ गया गॉज प्रेशर ρGH और एक आ गया मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये मेरे पास आया 10⁻³ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया 10, H की वैल्यू मेरे पास है 2, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया 10⁻⁵।
ठीक है, तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, दिस इज 1 इंटू 10 रेज टू पावर 5, 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 5। देखो, तो इनसाइड प्रेशर माइनस 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 5, इट इज इक्वल टू 8000। तो ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है। ठीक है, देर इज ओनली वन फॉर्मूला, क्या कुछ पूछ लेंगे उस एक फॉर्मूला से, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.208 एटमॉस्फेयर। और अब आ गया हमारा आखिरी टॉपिक, कैपिलरी राइज। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। तो अभी तुम्हें यहाँ पर ये बोला हुआ है कि ये तुम लोगों ने एक कैपिलरी ट्यूब ली, वो कैपिलरी ट्यूब ना बड़ी पतली सी थी, तो अब जब तुम उसको लिक्विड के अंदर डालते हो ना तो पानी ऊपर जाता है। तो मैं बोल रही हूँ ये तो तुम्हें पता ही है कि पानी ऊपर जाता है। यहां से तो हम लोगों ने बैरोमीटर नहीं किया था कि भाई अगर मैं टेस्ट ट्यूब लूं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लूं और उसको उल्टा कर दूं तो जो मरकरी है इस तरीके से ऊपर राइज होता है। तो जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 से मरकरी राइज करती है, ये तो हमें पता ही है। ये देखिए, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब की बार बस डिफरेंट देखो, यहाँ पर डिफरेंस क्या है ना, डिफरेंस अब की बार यहाँ पर बस ये है कि अब की बार हम लोग जो डिफाइन करेंगे यहाँ पर प्रेशर को, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो डिफाइन करेंगे कितनी हाइट से राइज कर रहा है, वो प्रेशर की टर्म्स में नहीं होगा, वो सरफेस टेंशन की टर्म्स में होगा और वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की टर्म्स में होगा। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये वाली हाइट को प्रेशर से लिंक कर रहे थे। अब की बार हम लोग ये वाली हाइट को लिंक करेंगे सरफेस टेंशन की टर्म्स में, ये जो कैपिलरी ट्यूब है उसके रेडियस के टर्म्स में और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के टर्म्स में। तो बस किस वे से हम लोग डिफाइन करने वाले हैं वो चेंज होगा। तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ, तुम क्या यहाँ पर देख पा रहे हो, ऐसे एक मिनिस्कस बन रहा है। तो ये मिनिस्कस तुम देख पा रहे हो, ये वाले सर्कल का पार्ट है। जो मिनिस्कस है वो ध्यान से देखना, वो ये वाले सर्कल का पार्ट है और ये वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पर है। So I can say that this is going to be the radius of the circle, radius of the meniscus। इसको मैं radius of the meniscus बोल दूंगी, radius of the meniscus बोल दूंगी, है ना। ये मेरे पास आ गया रेडियस ऑफ द कैपिलरी, जिसको मैंने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। तो बल्ज है ना भाई, ये देखो ये बल्ज है, बल्ज है कि यहां से एक प्रेशर है और यहां से भी एक प्रेशर है, यहां से ज्यादा प्रेशर है तो बल्ज है। कि यहाँ पर मैं इस तरीके से बल्ज देख पा रही हूँ। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से होता है ना। हाँ जी, ये जो बल्ब है वो ये जो बल्ब है वो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से होता है ना। तो क्या मैं बोल दूं कि भाई देखो यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर है, सिंस यहाँ पर एक फ्री सरफेस है, यहाँ पर बिकॉज एक फ्री सरफेस है, देन दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय 2t बाय कैपिटल आर। डेरिवेशन तुम्हें ऑब्वियसली बात है वहां पर नहीं करनी है बच्चों, और इसकी डेरिवेशन भी मैं दो टर्म्स में कर सकती हूँ। मैं अभी वो डेरिवेशन ले रही हूँ जो बिल्कुल तुम लोग ऐसे निकाल सकते हो। तो ये एक्सेस प्रेशर मेरे पास आ गया रो जी एच। सो रो जी एच इज इक्वल टू 2t बाय कैपिटल आर। सो एच इज इक्वल टू 2t बाय, ध्यान से देखना, ये देखो ये वाली वैल्यू आ गई 2t बाय रो जी कैपिटल आर। ऐसे डिराइव करो। तो यहाँ पर जो बल्ज है वो गॉज प्रेशर की वजह से है। एक्स्ट्रा, गॉज का मतलब एक्स्ट्रा, ये जो लिक्विड के अंदर बल्ज है वो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से है। तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर, वो गॉज प्रेशर रो जी एच आ गया। तो इस अप्रोच से देखो ये तुमने कैपिलरी राइज निकाल लिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैपिलरी राइज इन द टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, in the terms of the density of the liquid, in the terms of the gravitational acceleration। दिक्कत बस यहाँ पर ये थी कि तुम लोगों ने यहाँ पर रेडियस ऑफ द मिनिस्कस लिया हुआ है, कि अगर मानो मैं यहाँ पर कैपिलरी राइज की बात करूं तो फॉर्मूला मेरे पास है 2 कैपिटल T डिवाइडेड बाय रो जी कैपिटल R। गलत नहीं है ये बात, बस ये है R इज द रेडियस ऑफ द मिनिस्कस। अब ये बहुत रेयर है कि तुम लोगों को रेडियस ऑफ द मिनिस्कस दिया जाए, तुम लोगों को जनरली रेडियस ऑफ द कैपिलरी दिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी कि भाई यहाँ पर रेडियस ऑफ द मिनिस्कस है लेकिन मुझे रेडियस ऑफ द कैपिलरी चाहिए, है ना। तो मैं उसको ये वाले ट्राइंगल से निकाल सकती हूँ। कैसे? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की हेल्प से। क्या होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? एक टेंजेंट बनाओ, ध्यान से देखना, मैं रेड में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाऊंगी, येलो में। ये मेरे पास आ गया टेंजेंट टू द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट, ये आ गया सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो लिक्विड के अंदर से जा रहा हूं, दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो लिक्विड से जा रहा हूं।
तो ये मेरे पास हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, तो ये मेरे पास आ गया ये वाला एंगल भी थीटा। तो अब इस ट्रायंगल से मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर को लिंक कर सकती हूँ। ये वाले एंगल के बेस पे है स्मॉल आर, हाइपोटेनियस है कैपिटल आर, कॉस की हेल्प ले लो तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो तुम देख पा रहे हो कैसे मुझे कैपिटल आर को मैं लिख सकती हूँ एज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। तो मैंने देखा रेडियस ऑफ द मेनिस्कस कैन बी रिटन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कैपिलरी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मैं उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये मेरे पास आ गया बच्चों फाइनल फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास आ गया फाइनल फॉर्मूला जो तुम लोगों ने कई जगह पे देखा होगा। लिक्विड की सरफेस टेंशन, डेंसिटी और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की टर्म्स में हम लोगों ने कैपिलरी राइज निकाला है। दिस इज द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज। व्हाट इज रिटन इन बायोलॉजी? बिकॉज ऑफ वेरी थिन ट्यूब्स रेडियस की वैल्यू छोटी, एंड बिकॉज ऑफ हाई सरफेस टेंशन की वैल्यू बड़ी। जो पानी है जो रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो बिल्कुल ऊपर ऊपर तक जा जाता है कि मतलब कितना ही बड़ा पेड़ हो, लेकिन वो जो पानी है ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर तक जा पाता है। तो ये देखो ये है वो इक्वेशन जहां से ये चीज जस्टिफाई हो रही है कि जितना कम रेडियस ऑफ द कैपिलरी उतनी ही ऊंची तक, उतने ही ऊपर की हाइट तक उसके अंदर लिक्विड जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड उतनी ही ऊपर तक हाइट जाएगा। कि मानो अगर मैं सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड को डबल कर दूं तो पहले h हाइट तक अगर राइज कर रहा था, बाद में कितने हाइट तक राइज करेगा। अगर मानो पहले मैं r के रेडियस की कैपिलरी ले रही थी, अब मैं r/3 के रेडियस की कैपिलरी ले रही हूँ, तो पहले अगर लिक्विड h की हाइट तक राइज कर रहा था तो बाद में कितनी हाइट तक राइज करेगा, ऐसे क्वेश्चंस। तो ये तुम लोग डीपीपी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। और ये हो गया जी हमारा चैप्टर खत्म।